एवरीवन, वेलकम टू व्यास आईएएस। ये सीरीज़ हमारी रहेगी पॉलिटी को लेके। पॉलिटी क्लास 6 की हम इसमें पूरी बुक कंप्लीट करेंगे, एनसीईआरटी की पॉलिटी क्लास 6 सोशल साइंस की जो आपकी बुक है जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1। हालांकि इसके चैप्टर वाइज जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने अपलोड करी हुई है। अगर आप व्यास है इसकी प्लेलिस्ट देखेंगे मिशन टू 2027 में होगी, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशंस मिल जाएगी विद प्रॉपर नोट्स। एंड इवन आप ये नोट्स व्हाट्सएप के थ्रू भी ले सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है व्यास है इसका, इसके थ्रू आप नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं क्लास 6 के पॉलिटी के। सिमिलरली हम लोग सबके निकालेंगे 7th क्लास, 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका ज्योग्राफी हो। सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग निकालेंगे। धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे क्योंकि हम लोग इसको जो बना रहे हैं वो मेन मिशन यूपीएससी 2027 एंड 2028 एस्पिरेंट्स के लिए बना रहे हैं, जो कि हमारा एक मिशन है 2027-28 एस्पिरेंट्स के लिए। बट अगर आप लोग कुछ 26 अटैम्प्ट वाले हो या 25 अटैम्प्ट वाले हो तो भी ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा पॉलिटी क्लास 6 का कवर है। ना सिर्फ इसमें एनसीईआरटी बल्कि हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी देखी हैं, कुछ एक्स्ट्रा हमने वैल्यू एडिशन किया है, जिसमें हमने कवर किया था, एक सेक्शन बनाया था, इसमें हमने एक नाम था प्रो लीप सीरीज़। अगर आपने देखा हो यूट्यूब पे भी डला है व्यास है इसके, एंड इवन टेलीग्राम चैनल जो कि हमारा 2027-28 वालों के लिए बना हुआ है, वहाँ पे भी हमने प्रो लीप सीरीज़ चलाई है, जिसमें सेम बुक में से ही कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमने पढ़ी है, टॉपिक्स निकाल के पढ़े हैं जो हमें थोड़ा सा एडवांस चीज़ें सिखा देता है। ठीक है, समझ आई बात? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर कि हमने क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ी। ठीक है, अब अगर हम स्टार्ट करें सबसे पहले चैप्टर 1 से कि हमने चैप्टर 1 में क्या क्या चीज़ें देखी। ठीक है, देखिए चैप्टर 1 में हमने देखा कि कम्यूनल राइट्स की बात हुई। कम्यूनल राइट्स क्या होता है कि किस तरीके से डिस्टर्बेंस हुई, किस तरीके से डिस्टर्बेंस होती है, शांति भ्रष्ट होती है। ठीक है, डिस्टिंक्ट कम्यूनल मतलब कि कम्युनिटी को लेके जो लड़ाई हो रही है, कम्युनिटीज़ को लेके जो लड़ाई हो रही है डिफरेंट लोगों के बीच में, उसकी वजह से जो पीस वॉयलेट हो रही है, जो दंगे हो रहे हैं, जो वॉयलेंट डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, उसको बोलते हैं कम्यूनल राइट। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में यूजुअली होता रहता है, हिंदू मुस्लिम के बीच में भी हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा कम्यूनल राइट्स होते हैं जो मेजर कम्युनिटीज़ है। तो कम्युनिटीज़ को लेके जब लड़ाई वड़ाई हो रही है तो उसको हम बोल देते हैं कम्यूनल राइट्स। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा इनइक्वालिटी के बारे में कि इनइक्वालिटी क्या है, कि इनइक्वालिटी जहाँ पे लोगों के साथ बराबरी नहीं की जा रही है इन टर्म्स ऑफ देयर राइट्स, इन टर्म्स ऑफ देयर स्टेटस, इन टर्म्स ऑफ देयर अपॉर्चुनिटीज़। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं बात करूँ इनइक्वालिटी की इंडिया में, तो वो है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम को लेके काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी होती है, तो ये एक एग्जाम्पल हमने देखा था। फिर हमने एक टॉपिक देखा था डाइवर्सिटी को लेके। डाइवर्सिटी को लेके आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें अलग अलग तरीके की रिलीजन्स है, लैंग्वेजेस है, कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस है। इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा मदर टंग लैंग्वेजेस है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो 16,000 प्लस मदर टंग लैंग्वेजेस है, तो अलग अलग रिलीजन्स ये सब का होने की वजह से इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। ठीक है, कौन से एरिया पे कौन से लोग रह रहे हैं वहीं से आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में लोग रह रहे हैं तो वहाँ के लोग एक जैसे हो जाते हैं, मतलब ऐसा होता है ना, एक जैसी एरिया के हिसाब से कम्युनिटी बन जाती है, एक जैसे लोगों के हिसाब से वो एरिया डिफाइन कर दिया जाता है। जैसे हम लोग यूजुअली बोलते हैं कि यार पंजाब मतलब अच्छा ज़्यादा पंजाबी रहते होंगे, राजस्थान अच्छा हाँ राजस्थानी ज़्यादा है वहाँ पे, तो इस तरीके से हम लोग बोल देते हैं। तो वही है कि डाइवर्स है बहुत ज़्यादा इंडिया का हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल फैक्टर्स है जिस वजह से डाइवर्सिटी इन्फ्लुएंस होता है, डाइवर्सिटी चेंज होता है कि हिस्टोरिकल पैटर्न क्या रहा। अगर हम बात करें जोग्राफिकल फैक्टर्स के भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है डाइवर्सिटी को लेके। ठीक है, तो इंडिया के लिए इंडिया की जो डाइवर्सिटी है काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रेंथ है, काफ़ी ज़्यादा एक आप कह दीजिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसे हम कहते हैं ना, एकता में बल है, वो वाली चीज़ कि मिल बांट के रहते हैं यहाँ पे लोग। ठीक है, इवन सॉन्ग्स एंड सिम्बल्स की अगर मैं बात करूँ तो जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो चलता था ये दिखाते थे कि इंडिया के जो सॉन्ग्स है, जो सिम्बल्स है, कि किस तरीके से हम लोग अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, किस तरीके से हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं डाइवर्सिटी की। इवन हमारा जो इंडियन फ्लैग हुआ करता था, इंडियन फ्लैग भी यूज़ होता था किस चीज़ के लिए, एक सिंबल की तरह यूज़ किया जाता था जब ब्रिटिशर्स से लड़ाई होती थी। ठीक है, तो यही चीज़ दिखाता है कि किस तरीके से हम लोग डाइवर्स है। इवन जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक, उनकी जो बुक थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी बुक में
बताया था, इंडिया को डिस्क्राइब किया था एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोला गया था, ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बताया था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक में इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट इंडियाज़ नेशनल एंथम जो हमारा था, नेशनल एंथम वो किसने कंपोज किया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी दिखाता है कि किस तरीके से इंडिया एक यूनिटी ऑफ इंडिया दिखाता है, किस तरीके से इंडिया उसका जो नेशनल एंथम है किस तरीके से दिखाता है, वो भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर हमने उसमें एक चीज़ देखी थी, जलियांवाला बाग मैसाकर देखा था, उसमें आपने पढ़ा था जलियांवाला बाग मैसाकर के बारे में, हालांकि इतना बड़ा उसमें दे नहीं रखा था, बट हमने एक्स्ट्रा देखा था कि जलियांवाला बाग मैसाकर की, जिसको हम बोलते हैं अमृतसर मैसाकर, जो कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, जिसमें किसने करवाया था, ये इंस्ट्रक्शंस किसने दिए थे? जनरल डायर ने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जो भी एंट्री गेट है वो सारे बंद कर दिए जाए, और एक गेट बचा था जिस गेट पे ये लोग, इनके सिपाही वगैरह खड़े हो गए थे शूट करने के लिए। तो ये चीज़ें भी देखने को मिली थी, ठीक है, कि किस तरीके से इंडिया अमृतसर में अटैक किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स, जनरल डायर, ठीक है। उसके अलावा इसमें हमने 2-3 चीज़ें देखी थी अलग से प्रोलीप के अंदर, की लद्दाख और उसके बारे में, अगर आपको याद हो, जिसमें हमने लद्दाख और केरला के बारे में देखा था। तो अगर हम बात करें लद्दाख और केरला के बारे में कि हमने क्या पढ़ा, वो एग्जांपल आपके बुक में दिया था ये समझाने के लिए कि किस तरीके से इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, जिसमें 2 अलग अलग रीजन्स में किसी तरीके से चीज़ें डिफ़र करती है, राइट। जैसे अगर मैं बात करूँ पहले लद्दाख की, तो लद्दाख में हमने ये देखा कि लद्दाख एक डेजर्ट है, मतलब एक माउंटेन्स में है, इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में आता है, ठीक है। वहाँ पे बहुत कम एग्रीकल्चर होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, स्नो ज़्यादा रहती है और बारिश कम होती है, ठीक है, एग्रीकल्चर वहाँ पे बहुत कम होती है। फिर हमने वहाँ देखा कि शिप्स और गोट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि शिप्स और गोट्स ज़्यादातर, जैसे जो गोट्स होते हैं उससे पश्मीना वुल बनता है, पश्मीना वुल, ठीक है, पश्मीना वुल के लिए पश्मीना वुल निकलता है इन गोट से। और उसके अलावा हमने ये देखा कि लद्दाख को एक गुड ट्रेड रूट माना जाता है, बहुत अच्छा ट्रेड रूट माना जाता है। इवन जो बुद्धिज़्म थे वो भी जब वहाँ गए थे, तिब्बत गए थे, तो वो लद्दाख के थ्रू गए थे, ठीक है, बुद्धिज़्म जो थे जब वो तिब्बत गए थे तो वो भी लद्दाख के थ्रू गए थे, ठीक है। उसके अलावा हमने ये देखा कि जो लद्दाख है, लद्दाख को हम कई बार क्या बोल देते हैं, लिटिल तिब्बत भी बोल देते हैं, लद्दाख को हम लोग लिटिल तिब्बत भी बोल देते हैं। इवन इफ़ आई टॉक अबाउट लद्दाख के अंदर इस्लाम का एक इस्लाम रिलीजन भी यहीं से आया, इस्लाम इंट्रोड्यूस हुआ इसी रीजन में, ठीक है। एंड जो लोकल वर्जन्स है तिब्बतन नेशनल एपिक, जैसे इंडिया का अगर हम बात करें, भारत का नेशनल एपिक क्या है, तो रामायण और महाभारत होती है, इसी तरह लद्दाख में भी एक नेशनल में तिब्बतन नेशनल एपिक है, जिसको हम केसर सांगा बोलते हैं, ठीक है, जो बौद्ध मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट परफॉर्म करते हैं। केसर सांगा एक एपिक है तिब्बत का, ठीक है, समझ आई बात। अब हम पश्मीना वुल की अगर हम यहाँ पे बात करें, हमने पश्मीना वुल के बारे में भी अलग से पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि जो पश्मीना वुल है उसको एक जीआई टैग मिला है, जीआई सर्टिफाइड वुल है, ठीक है, जिससे पश्मीना शॉल बनती है। 2019 में इसको पब्लिश कर दिया गया था, एक आईएसआई मार्क मिल गया था 2019 में। पश्चिमा का मतलब हमने देखा था ना, पश्म का मतलब देखा था कि वीवेबल फाइबर, मतलब कि वुल एक तरीके से आप कह सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ही फाइन क्वालिटी का होता है, ठीक है, गर्म काफ़ी रहता है ये। और इसका जो वुल है, पश्मीना वुल गोट से आता है, तो कौन सी गोट से आता है? चांगतांगी गोट, चांगतांगी गोट्स, ठीक है, जो कौन इसको मतलब चांगतांगी गोट्स आते हैं, और इनको हार्वेस्ट कौन करता है, कौन निकालता है इन गोट्स में से? वो हार्वेस्ट करती है चांगपा ट्राइब्स, ठीक है, इट इज़ हार्वेस्टेड बाय चांगपा ट्राइब्स। और अगर मैं चांगपा ट्राइब्स की बात करूँ तो चांगपा ट्राइब्स एक एसटी कम्युनिटी को बिलोंग करती है, ठीक है। तो यही है कि लद्दाख में डोमेस्टिकेट की जाती है पश्मीना वुल कौन हार्वेस्ट करता है? चांगपा ट्राइब्स, चांगतांगी गोट से निकलता है, ठीक है, जीआई सर्टिफाइड है, इसको आईएसआई मार्क मिला बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 2019 में, ठीक है। तो हमने ये लद्दाख के बारे में 2-3 चीज़ें पढ़ी थी। इसी के साथ हम लोगों ने केरला के बारे में भी देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि केरला की अगर हम बात करें तो साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया में है। एक साइड में हिल्स होती है केरला में और दूसरी साइड समुंदर होता है, ठीक है, एक साइड हिल्स से भरा होता है, एक साइड सी से भरा हुआ है। पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे ग्रो होती है, पेपर, क्लोव, स्पाइसेस वाली चीज़ें, ठीक है, कार्डमम्स यहाँ पे काफ़ी ग्रो होते हैं। ज्यूइश और अरब ट्रेडर्स जो हैं ये सबसे पहले थे जो यहाँ पे आए थे, ठीक है, ज्यूइश और अरब ट्रेडर्स जो हैं सबसे पहले थे जो केरला में आए थे। वहीं अगर मैं बात करूँ जो एपिस्टोटल ऑफ क्रिस्ट
है। यानी कि सेंट थॉमस की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे आए थे और ये क्रिश्चियनिटी इंडिया में सबसे पहले लेके आए थे। सबसे पहले क्रिश्चियनिटी लेके आए थे सेंट थॉमस केरला के अंदर, ठीक है, लाइक 2000 ईयर्स एगो, 2000 साल पहले की बात है ये। उसके अलावा हमने देखा कि इब्न बतूता भी एक ट्रैवलर हैं जो इसमें इन्होंने केरला में ट्रैवल किया। तो हमने क्या क्या देखा, जीविश और अरब ट्रेडर्स यहाँ पे आए। इब्न बतूता भी एक ट्रैवलर थे वो जो ट्रैवल किए। सेंट थॉमस आए जो क्रिश्चियनिटी लेके आए, ठीक है। पोर्टुगीज़ थे, पोर्टुगीज़ सबसे पहले यूरोपियन आप कह सकते हैं जो इंडिया में आए, ठीक है, और इन्होंने एक ट्रेड रूट फाइंड किया, सी रूट फाइंड किया इंडिया में, मतलब यूरोप से इंडिया का, ठीक है। और कौन आए थे पोर्टुगीज़ का नाम क्या था, वास्को डा गामा। वास्को डा गामा कैलीकट में आए थे सबसे पहले। कैलीकट कहाँ है आपका, केरला में है, ठीक है। और अलग अलग रिलीजन्स हैं यहाँ पे, जैसे केरला में जुदाइज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़म, बुद्धिज़्म, ठीक है, ये भी हमने देखने को मिला। इवन हमने ये भी देखा कि यार जो क्या कहते हैं उसको, कि चीना वाला हमने देखा था ना, चीना वाला क्या बोलते हैं, चाइनीज़ फिशिंग नेट है। इसी के साथ एक हमने देखा चीना चट्टी, ठीक है, चीना चट्टी जिसको हम बोलते हैं यूटेंसिल्स हैं फ्राई करने के लिए। और वहीं है कि केरला में राइस प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, तो फर्टाइल लैंड और क्लाइमेट भी बहुत अच्छा यहाँ पे रहता है। ये भी एक चीज़ देखने को मिली थी। तो ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी, जो कि आपको आई होप याद होगी, और नहीं भी याद हुई तो हमने रिवीजन कर लिया। और जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी समझ आ गया होगा कि यार इस चैप्टर में हमने ये चीज़ें देखी, काफ़ी चीज़ें काम की थी, काफ़ी चीज़ें अच्छी थी जो देखने को मिली, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम हमारा था डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि दो चीज़ें हमने पहले सबसे पहले देखी थी, प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप को लेके, ठीक है, प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप को लेके। तो हमने इसमें काफ़ी डिटेलिंग में पढ़ा था कि यार प्रेजुडिस क्या होता है, स्टीरियोटाइप क्या होता है। आई होप आप लोगों को याद होगा, बट वही है कि हम क्योंकि रिवीजन करें तो हम वापस देखेंगे कि प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप क्या होता है। प्रेजुडिस हमने, अगर हम पहले सबसे पहले देखें एक स्टीरियोटाइप में हमने देखा था कि एक जनरलाइज्ड आइडिया, एक जनरलाइज्ड व्यू बना लेना सर्टेन लोगों को लेके। जैसे हमने बोल दिया कि सारे पढ़ाकू लोग चश्मे लगाते हैं, ठीक है, ऑल इंटेलिजेंट पीपल वियर ग्लासेस, या ऑल साइंटिस्ट वियर ग्लासेस, या फिर हम बोलते हैं कि जितने भी मेंस होते हैं दे आर नॉट गुड एट कुकिंग। तो एक जनरलाइज परसेप्शंस बना लेना, जनरलाइज आइडिया, एक जनरलाइज परसेप्शंस बना लेना बेस्ड ऑन द इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इनएक्यूरेट या लिमिटेड इन्फॉर्मेशन की वजह से हम लोगों ने एक जनरलाइज परसेप्शंस बना लिया। ज़रूरी नहीं है कि स्टीरियोटाइप हमेशा नेगेटिव हो सकता है हम लोग किसी के लिए पॉजिटिव ओपिनियन बना ले, बट वो होना भी अच्छा नहीं है। अगर आप किसी को, मान लो किसी बंदे से मिलने से पहले आपने इमेज बना ली उस बंदे की, यार ये अच्छा, ये तो ये यहाँ से आया है तो ये तो पक्का ऐसा होगा, तो हो सकता है वो बंदा ऐसा हो ही ना, उसके अंदर वो गुड क्वालिटी हो ही ना, या उसके अलावा कुछ और गुड क्वालिटी हो, वो हम देख ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा परसेप्शन बन जाता है, हमारा एक, हम ऐसा ओपिनियन, एक ऐसा व्यू बना लेते हैं कि यार ये बंदे के अंदर ये क्वालिटी है, ठीक है, जिस वजह से हार्मफुल हो सकता है गुड स्टीरियोटाइप, क्योंकि एक इंडिविजुअलिटी को हम लिमिट कर रहे हैं, हो सकता है उसके अंदर अलग फीचर्स हो, राइट। तो वही है कि इसी को हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप, जिसमें हम एक बिलीव कर रहे हैं अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल, जनरलाइज व्यू बना रहे हैं, ठीक है, इसको बोला जाता है स्टीरियोटाइप। पर वहीं अगर हम बात करें प्रेजुडिस की, तो प्रेजुडिस हो गया एक जजमेंट बना लेना, एक जजमेंट बना लेना जो कि यूजुअली नेगेटिव जजमेंट बना लेना, नेगेटिव एटीट्यूड बना लेना किसी को लेके कि यार अच्छा ये ऐसा है, इसको तो मैं फिर ये नहीं करने दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक ऐसा बना लिया मेरे दिमाग में कि अच्छा ये लोग इन कैटेगरी में हैं, ये लोग ये चीज़ में हैं, तो ये चीज़ तो मैं इनसे कभी नहीं कराऊंगा, बिना किसी एक्सपीरियंस से, बिना किसी चीज़ के मैंने देख के बस ऐसी जजमेंट बोल दिया, नहीं नहीं ये नहीं। मान लो मैंने बोल दिया कोई जेंडर है, अच्छा ये वाला जेंडर से बिलोंग करता है, नहीं इसको तो मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने एक अपना एक जजमेंट बना लिया अंदर ही अंदर कि यार नहीं, इनसे नहीं कराना है, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ अगर कि जितने भी इंट्रोवर्ट्स हैं ये शाय हैं, ऐसा ज़रूरी थोड़ी होता है, ये मैंने एक स्टीरियोटाइप बना लिया। बट वहीं अगर मैं कह रही हूँ कि मैं शाय लोगों को अपनी पार्टी में नहीं बुलाना चाहती, तो दैट इज़ अ प्रेजुडिस, बिकॉज मैंने एक जजमेंट बना लिया, ठीक है, कि किसी को डिसलाइक करना क्योंकि वो पर्टिकुलर रिलीजन या उससे बिलोंग कर रहे हैं, या अज्यूम कर लेना कि यार वो वर्थ ही नहीं है मेरी पार्टी में आने के लिए, या लाइक समथिंग किसी भी चीज़ के लिए।
ठीक है। तो डिस्ट्रस्ट करना किसी को बिकॉज ऑफ देयर एथनिसिटी विच रिफ्लेक्ट्स प्रेजुडिस। समझ आ गई बात। तो वही है कि प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, एक क्योंकि इसी की वजह से इनइक्वालिटी आती है। ये एक रीज़न बन जाता है देश में इनइक्वालिटी लाने का, क्योंकि हम अपना एक परसेप्शन बना लेते हैं, एक व्यू बना लेते हैं उनको लेके, जिसकी वजह से होता है कि इक्वालिटी और जस्टिस नहीं मिल पाती है। ठीक है, जिसकी वजह से इक्वालिटी और जस्टिस नहीं होती है। ठीक है, समझ आई बात। तो स्टीरियोटाइप अगर हम बना रहे हैं तो उसकी वजह से एक हमारा प्रेजुडिस एटीट्यूड आ जाता है। तो ये चीज़ है, बायसनेस आ जाती है। ठीक है, इसी को हमने देखा था स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस के अंदर, कि भाई प्रेजुडिस इज अ प्री जजमेंट, एक एटीट्यूड विच इज़ करेक्टराइज बाय बायस एंड इवन नेगेटिव बिलीव्स, बट स्टीरियोटाइप्स इज लाइक अजम्पशन, अज्यूम कर लेना अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, समझ आ गई बात। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन अगर होगा। डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, जब लोगों के अंदर प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप है। डाइवर्सिटी की वजह से भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, ना सिर्फ प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप से, बल्कि अगर डाइवर्सिटी है तो वो भी एक रीज़न बन जाता है डिस्क्रिमिनेशन का। हो सकता है कि यार जिस एरिया में मैं रहती हूँ, मान लो मैं चाहती हूँ कि मेरे घर के आसपास सारे घर मेरी ही कास्ट को बिलोंग करे, कोई अगर लोअर कास्ट का या मेरी दूसरी कास्ट का आ जाए, हो सकता है मुझे नहीं पसंद। तो अगर डाइवर्सिटी भी होती है ना, तो कई बार लोग डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं, यार शिट्स ये लोग क्यों आ गए, हटाओ इनको हमारे एरिया से, समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज़ें काफ़ी देखने को मिलती है। कुछ लोगों की लैंग्वेजेस को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होता है, कुछ रिलीजन्स को लेके, इवन कुछ रीजन्स को लेके, कुछ कस्टम्स को लेके। तो काफ़ी वजह से लोग कहीं ना कहीं लोगों को इन्फीरियर मानते हैं किसी ना किसी वजह से। ठीक है, फिर हमने इस चैप्टर 2 में और चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि दलित वर्ड मिला होगा आपको, कि दलित के बारे में हमने देखा था कि दलित क्या होता है। देखिए, दलित का मतलब हमने देखा था ब्रोकन, कि और दलित बेसिकली हम उनको बोलते हैं, उस सेक्शन को बोलते हैं, उस टर्म को बोलते हैं जो हम कहते हैं लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, लोअर कास्ट वाले लोग उनको एड्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं दलित। उनको अनटचेबल्स वर्ड पसंद नहीं था तो दलित बोला जाता था। कि समझ आ रही बात। तो इसका मतलब जो था ब्रोकन, हमने देखा था कि इसी का मतलब ये हुआ कि किस तरीके से जो सोशल प्रेजुडिस है लोगों के अंदर, किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उस वजह से दलित के लोग टूट गए हैं। तो इस नाम का ऐसे सिग्निफिकेंस निकाला था। ठीक है, तो दलित बोला जाता है। बट वहीं अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट की भाषा में, तो गवर्नमेंट इनको दलित नहीं बोलती, बट गवर्नमेंट इनको कैटेगराइज करती है एज SC कैटेगरीज। ठीक है, शेड्यूल कास्ट के अंदर कैटेगराइज करती है। फिर हमने इसके अंदर एक कम्युनिटी पढ़ी थी, महर कम्युनिटी, जो कि आप बोल दीजिए मुंबई में काफ़ी ज़्यादा है, जो कि अनटचेबल कम्युनिटी मानी जाती थी। इवन डॉक्टर BR अम्बेडकर भी महर कम्युनिटी के थे। हालांकि बाद में उन्होंने बुद्धिज़्म में अपना रिलीजन चेंज कर लिया, बट स्टार्टिंग में ऑफकोर्स ही बात है, ही बिलोंग्स टू महर कम्युनिटी। ठीक है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इस तरीके से होता है कि कास्ट वाला डिस्क्रिमिनेशन ना, कि ना सिर्फ उनको क्या कहते हैं आप, हर चीज़ों से उनको रिस्ट्रिक्ट कर देना कि हाँ नहीं आ सकते, यहाँ एंटर नहीं कर सकते। तो एक्टिविटीज़ से रिस्ट्रिक्शंस के अलावा उनके साथ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस भी होती थी, उनके साथ ऐसा भी होता है कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती, उनकी डिग्निटी नहीं मेंटेन होती। ठीक है, तो ये चीज़ें भी देखने को मिलती थी कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं करी जा रही है, उनको डिग्निटी नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा उनके साथ भेदभाव किया जाता था। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या देखा था, उसके अलावा हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन का टर्म आपने पढ़ा होगा, एक वो डॉक्यूमेंट जिसमें सारे रूल्स वगैरह लिखे हैं कि किस तरीके से नेशन काम करेंगे, लॉज वगैरह लिखे हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि जितने भी लोग हैं इंडिया में सबको बराबरी मिले, इक्वालिटी मिले। ठीक है, हर किसी के पास इक्वल राइट्स हो, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, सबके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बराबर हो, सबके पास हर तरीके की चीज़ें बराबर रहे। गवर्नमेंट भी कुछ स्टेप्स ले कि जिससे कि जो मार्जिनल कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है, उनको डिस्क्रिमिनेशन वगैरह कम हो सके, डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट की जाए। ठीक है, और इवन लोगों के पास फ्रीडम हो कि उनको जो भी रिलीजन, जो भी लैंग्वेज बोलनी है, जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने, वो ईजिली फेस्टिवल वगैरह सब कुछ सेलिब्रेट कर सके बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, तो वही है कि अनटचेबिलिटी को क्या देखा जाता था, एक अनटचेबिलिटी एक क्राइम माना जाता है, जो लॉ ने अबॉलिश कर दिया है कि यार अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। और इंडिया को हम सेक्युलर कंट्री फिर बोल देते हैं। इंडिया को सेक्युलर कंट्री का मतलब ये हो गया कि ऐसी कंट्री जहाँ पे लोगों के पास आज़ादी है कि आप अपना रिलीजन आप चूज़ कर सकते हैं बिना किसी डर के। आपको जो रिलीजन फॉलो करना है वो आप करिए, जैसा आपका मन करे, यू हैव दी फ्रीडम। तो इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, इस तरीके से बोला गया। ठीक है, तो इक्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जो हमें मिलेगी नहीं, बल्कि वो हमें उसकी तरफ जाना पड़ेगा खुद। ऐसा होता है ना, ऐसा नहीं है कि इक्वालिटी बोल दो इक्वालिटी आ जाएगी, नहीं, वी नीड टू स्ट्राइव, वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर दैट। ठीक है, फिर इसके अलावा हमने थोड़ा सा डॉक्टर अम्बेडकर जी के बारे में भी देखा। आई होप आपको याद हो, बट ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में हमने देखा
कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर को, ठीक है। ये एक बहुत ही बेस्ट नोन लीडर है फॉर दलित कम्युनिटी, दलित लोगों के लिए, क्योंकि इन्होंने दलित लोगों के लिए लड़ाई की थी। एंड ही वॉज ऑल्सो बॉर्न इन टू महार कास्ट, जिसको अनटचेबिलिटी कैटेगरीज में आती थी। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट जिन्होंने एजुकेशन कंप्लीट करी और लॉयर बनने के लिए इंग्लैंड गए, ठीक है। यही इनकरेज करते थे सब लोगों को, सारे दलित लोगों को, कि स्कूल जाइए, और जो भी है आप लोग, ये जो लोगों के मन में प्रेजुडिस है, लोगों के मन में जो बायसनेस है हमारे को लेके, वो दूर करिए। सोशल गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में आप आइए, पढ़ाई करिए, इन सब चीज़ों के लिए वो मोटिवेट करते थे। बाद में जाके भीमराव अम्बेडकर ने अपना रिलीजन चेंज करके बुद्धिज़्म कर लिया, ठीक है, जहाँ पे सारे मेंबर्स को ट्रीट किया जाए। ऐसे सर्च में उन्होंने ये सोचा कि मैं अपना रिलीजन चेंज कर लूँ, और उनको ये लगता था कि दलित्स को अपने लिए लड़ना चाहिए, सोसाइटी के लिए, मतलब अपने लिए लड़ना चाहिए, सो दैट सबको बराबरी मिले। तो इस तरीके से इनका व्यू पॉइंट रहता था, ठीक है। समझ आ गई बात। तो ये हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से भीमराव अम्बेडकर ने स्ट्रगल किया दलित कम्युनिटी को लेकर, और कैसे कोशिश की कि सबको बराबरी मिल सके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम था व्हाट इज़ गवर्नमेंट, ठीक है। अब हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मैनेज कर रहा है, कंट्री को मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, लॉज बना रहा है, टैक्सेस कलेक्ट कर रहा है, पब्लिक के लिए पैसा खर्च कर रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें गवर्नमेंट रोल प्ले करती है। हमने देखा कि गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स हैं, ठीक है। 3 तरीके के लेवल होते हैं, जिसमें हमने देखा था लोकल लेवल, स्टेट लेवल, और हमने देखा था नेशनल लेवल। तीनों को हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। प्रोलीप के अंदर आपको याद हो तो हमने कवर किया था। तो एक बार हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट के 3 लेवल है, तो 3 लेवल के अंदर क्या क्या आता है। नेशनल लेवल, जिसको हम सेंट्रल लेवल बोल देते हैं, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल, ठीक है। तो लोकल लेवल के अंदर हमारे पास 2 सेक्शंस आ जाते हैं, अर्बन गवर्नमेंट और एक होता है रूरल गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट और नेशनल लेवल के अंदर तीन कैटेगराइजेशन आती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। अगर हम स्टार्ट करें पहले नेशनल लेवल से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, अगर हम स्टार्ट करें सेंट्रल लेवल से, ठीक है, जिसको यूनियन गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट भी बोल दिया जाता है। इसके अंदर हमारे पास लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। लेजिस्लेटिव के अंदर हमारे पास पार्लियामेंट आता है, ठीक है, पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट के अंदर हमारे पास 2 सेक्शन होते हैं, लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा का हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल और राज्यसभा को हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है। वहीं हम बात करें एग्जीक्यूटिव के अंदर, तो एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारे पास आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट कौन है? हेड है स्टेट का। वाइस प्रेसिडेंट उनके नीचे आ गए। और नेक्स्ट है कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन हेड करता है? कैबिनेट कौन हेड करता है? कैबिनेट हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी। प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। और एडवाइस कौन देता है कैबिनेट्स को? एडवाइस देते हैं आईएएस ऑफिसर, कैबिनेट सेक्रेटरी जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आता है जुडिशरी। जुडिशरी में हमारे पास आता है सुप्रीम कोर्ट आ गया, हाई कोर्ट आ गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गया और सेशन कोर्ट आ गया, ठीक है। समझ आ गई बात। सेशन कोर्ट वही होता है, मतलब सेम ही होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसा ही होता है, बस एक किसी अलग क्राइम वाले जो केसेस हो गए उसके लिए उसको सेशन कोर्ट बोल दिया जाता है। हालांकि वो होता सेम ही है। मेन होते हैं हमारे पास 3, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये था हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की बात। इसी तरीके से हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट में भी हमने देखा कि यार तीनों चीज़ें, सेंट्रल, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव में बात करें तो हमारे पास 2 आते हैं। एक हमारे पास आता है लेजिस्लेटिव असेंबली, एक आता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली से हमारे पास निकल के आते हैं एमएलए, ठीक है, जो इलेक्शंस में खड़े होते हैं। बट लेजिस्लेटिव काउंसिल से कौन आते हैं? एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है? हमारी यूनिकैमरल है, एक हाउस की इसमें बात होती है, ठीक है। मतलब आप ऐसे मान लीजिए लोकसभा है जैसे सिर्फ, बट ये क्या है? बाई कैमरल, यानी कि 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों होते हैं। बट यहाँ पे उनको हम लोकसभा राज्यसभा नहीं बोलते, इसमें हम बोलते हैं इसको विधानसभा और इसको हम बोलते हैं विधान परिषद, ठीक है। इसको बोल दिया अपर हाउस, इसको बोल दिया लोअर हाउस, ठीक है। एमएलए इलेक्ट होते हैं, वहाँ एमएलसी इलेक्ट होते हैं। और अगर मैं एमएलसीज़ की बात करूँ तो बहुत कम स्टेट्स है, 28 में से 6 स्टेट्स है जहाँ पे एमएलसीज़ बाई कैमरल है, ठीक है। ये हुआ लेजिस्लेटिव। इसी तरह एग्जीक्यूटिव होता है। एग्जीक्यूटिव में हमारे पास गवर्नर आते हैं, सीएम आ गए, और हमारे पास कौन आ गए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ गए, ठीक है।
गवर्नर की बात करें तो गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर कौन है? तो इनको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। फिर हमारे पास है जुडिशरी। जुडिशरी के अंदर स्टेट के लिए कौन आएंगे? हाई कोर्ट्स आएंगे। ठीक है, समझ आ गई बात। ये वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद हमारे पास आता है लोकल गवर्नमेंट। इसके बाद हमारे पास आते हैं लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के अंदर हमने देखा एक रूरल एरियाज़ के लिए हो गए, एक अर्बन एरियाज़ के लिए हो गए। ठीक है, अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो अर्बन एरियाज़ में हमारे पास आते हैं म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज़। और रूरल में आते हैं हमारे पास पंचायत। ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर क्या आते हैं? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आ जाते हैं, जिसको हम जो कौन हेड करता है? मेयर हेड करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ दूसरा ऑप्शन, म्यूनसिपल काउंसिल होते हैं। म्यूनसिपल काउंसिल, जिसको कौन हेड करता है? अकाउंटेंट हो गया एक तरीके से यहाँ पे हेड। तीसरा हमारे पास होता है नगर पंचायत। ठीक है, तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं उन सिटीज़ में, उन टाउन्स में जो 5 लाख की पॉपुलेशन कम से कम हो। ये होती है कम से कम 50,000 की पॉपुलेशन हो एक टाउन में, और जो बाकी के होते हैं वो नगर पंचायत के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। तो अब अगर हम इसमें देखें थोड़ा डिटेल में, हम लोगों ने जैसे पहले भी देखा था, बट कई लोग हैं यहाँ पे जो पहली बार वीडियोस देख रहे हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। बट उससे पहले मैं एक बार आपको ये और बता दूँ रूरल के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो रूरल में हमारे पास 3 सेक्शंस है सेम। एक हमारे पास हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल, एक हो गया इंटरमीडिएट, एक हमारे पास हो गया विलेज लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे पास आ जाता है जिला परिषद। ज़िला परिषद, जिसके अंदर चेयरमैन कौन है? IAS ऑफिसर है। इंटरमीडिएट के अंदर हम बात करते हैं, इंटरमीडिएट को बोला जाता है पंचायत समिति, ब्लॉक के हिसाब से है ये। और विलेज में हमारे पास हो जाता है ग्राम पंचायत। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा इनको डिटेलिंग में समझ लेते हैं, सो दैट आपको आसान हो जाए चैप्टर को समझने में। ठीक है, कि डिफरेंट लेवल्स क्या है। तो हमने देखा कि यार अर्बन के अंदर की मेयर है। मेयर का काम क्या है? कि मेयर होते हैं बेसिकली हेड होते हैं, एक तरीके से लीडर है। ठीक है, इलेक्टेड हेड है, जो मेजर इनिशिएटिव्स को देख रहे हैं, ऑफिशियल इवेंट्स देख रहे हैं, डिस्कशंस वगैरह कर रहे हैं, ये होता है मेयर का काम। ठीक है, वहीं म्यूनसिपल काउंसिल है। म्यूनसिपल काउंसिल कौन हेड कर रहा है? एक तरीके से आप मान लीजिए सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर हो गए। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास नगर पंचायत है। फिर रूरल एरियाज़ में ज़िला परिषद हो गए। फिर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल ये होता है ज़िला परिषद। फिर ब्लॉक लेवल में पंचायत समिति, और फिर विलेज लेवल में ग्राम पंचायत। तो इस तरीके से ये कैटेगराइजेशन की जाती है। ठीक है, तो ये है। अब ये हालांकि हमारे इसके लिए आगे 2 चैप्टर्स और दे रखे हैं, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये 3 तरीके की लेवल्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, हमने इसकी थोड़ी बहुत कैटेगराइजेशन देख ली है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा तो आप इसकी जो वीडियो है डे 4 में होगी, व्हाट इज़ गवर्नमेंट, उसका आप पूरा पार्ट देख सकते हैं, जिसमें आपको बहुत और डिटेल में मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ी चीज़ें मैं अज्यूम करी हूँ कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता है। ठीक है, तो वही है कि गवर्नमेंट 3 लेवल पे काम करती है, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। ठीक है, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो डिसीजंस ले, एंड इट ऑल्सो हैज़ द पावर टू इन्फोर्स द डिसीजन, कि भाई डिसीजंस बनाए और डिसीजंस को इम्प्लीमेंट भी करें। ठीक है, अब ये तो थी हमारे लेवल्स। अब बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी होती है। गवर्नमेंट की भी डिफरेंट फॉर्म्स होती है। इसका क्या मतलब है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को पावर कौन दे रहा है कि वो डिसीजन ले और लॉज वगैरह इन्फोर्स करे। तो वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की फॉर्म कैसी है। हो सकता है डेमोक्रेसी हो। डेमोक्रेसी मतलब जिसमें लोग इलेक्ट कर रहे हैं इलेक्शंस के थ्रू, हम लोग जैसे इलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लोग हैं जो पावर दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि आप इलेक्शंस के थ्रू कि अब आप के पास पावर है कि आप लॉज बनाइए हमारे लिए, हमारे भले के लिए, जैसे कि इंडिया हो गया एग्जांपल। ठीक है, इसी तरह मोनार्की है। मोनार्की में जैसे क्या होता है, रूल कौन करता है? किंग और क्वीन होते हैं। ठीक है, किंग और क्वीन संभाल रहे हैं सब कुछ। ठीक है, और इवन किंग और क्वीन के पास इतनी पावर होती है कि अगर पब्लिक उनसे पूछ रहे तो दे आर नॉट अकाउंटेबल। ठीक है, उनको एक्शंस वगैरह जो भी वो कर रहे हैं उनको ज़रूरी नहीं है वो उनको डिफेंड करे। ठीक है, जैसे डेमोक्रेसी में तो आपको बताना पड़ेगा, कोई अगर हमारे देश का नेता है, कोई भी नेता है, तो वो जो भी काम कर रहा है उसको पब्लिक को बताना पड़ेगा उसने क्यों किया। अगर गलत भी कर रहा है तो पब्लिक पूछेगी, उनको जवाब देना पड़ेगा। मोनार्की में बट ऐसा कुछ नहीं है। मोनार्की में उनके पास डिसीजंस है कि वो खुद पावर ले और अपने हिसाब से चलाएं। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये था हमारा मोनार्की की बात। इसके बाद हमारे पास आता है कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है, कि क्या हम कैसे बोलेंगे कि यार ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्या है ऐसा, फीचर्स क्या होते हैं। तो देखो यार, डेमोक्रेसी के अगर हम फीचर्स की बात करें,
ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें हम यही देखेंगे कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी कि लोगों के पास पावर है कि वो अपने लीडर्स को इलेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ डेमोक्रेसी इज़ रूल बाय पीपल, लोगों को थ्रू रूल कर रहे हैं, ठीक है। इवन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी होता है जिसमें लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बल्कि इलेक्शंस के थ्रू, जिसको हम वही सेम चीज़ बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें हम इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट कर रहे हैं अपने लीडर को, ठीक है। और वो फिर रिप्रेजेंटेटिव पूरे एरिया के लिए, पूरे जगहों के लिए, पूरी पॉपुलेशन के लिए डिसीजंस लेते हैं, जो हमारे अभी चल रहा है। इसी तरह हमने एक टर्म देखी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसमें आपने देखा होगा कि 18+ लोगों के पास राइट है कि दे आर अलाउड टू वोट, वो वोट दे सकते हैं, ठीक है। फिर हमने एक चीज़ इसमें देखी होगी विमेन सफरेज मूवमेंट, जिसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से पहले यूरोप में और इवन यूएसए में विमेन वगैरह को राइट नहीं थी कि वो वोट करे, रिच हो पुअर हो उस बेसिस पे वोट दिया जाता था, मना ही था विमेंस को, पुअर को, कि नहीं लड़ना, नहीं वोट देना। बट बाद में उन लोगों ने लड़ाई लड़ी, मांगी, डिमांड करी कि नहीं हमें भी चाहिए, हमारा हक है वोट देना एंड ऑल। तो विमेंस ने डिमांड किया काफ़ी ज़्यादा वोटिंग राइट्स के लिए, बट बाद में फिर यूएस गवर्नमेंट हालांकि मान गई थी। यूएस गवर्नमेंट ने 1920 में विमेंस को राइट दी कि आप वोट कर सकते हैं, एंड यूके में भी 1928 के अंदर राइट्स मिल गई थी कि आप लोग वोट दे सकते हैं। तो ये सफरेज मूवमेंट इसलिए था क्योंकि सफरेज का नाम ही यही राइट टू वोट, तो इस वजह से इसको बोलते हैं सफरेज मूवमेंट। तो इस तरीके से हमने ये इस चैप्टर में देखा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 5, जिसमें चैप्टर नंबर 4, ठीक है। लेट्स से ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 4, की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसमें हमने कुछ टर्म्स देखी होगी। आपने देखा होगा कि इसमें आपका एक तो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेंज द पेन कलर, या हमने अपार्थाइड के बारे में देखा होगा कि किस तरीके से रेस वो होता है ना, डिस्क्रिमिनेशन होता है, रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो अपार्थाइड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस की वजह से हम डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला, आपने नाम सुना होगा, नेल्सन मंडेला ने लड़ाई लड़ी थी इस चीज़ को, अपार्थाइड सिस्टम को लेके काफ़ी सालों तक वो लड़ते रहे और 1994 में वो सक्सीड करे और उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड कर दिया था। एंड वही एक ऐसे थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कराया, ठीक है। साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कराया और डेमोक्रेटिक बनाया, ठीक है, जिसमें सब रेसेस को इक्वल कंसीडर किया गया था। तो नेल्सन मंडेला वाज द वन हु फॉट फॉर द अपार्थाइड सिस्टम फॉर सेवरल ईयर्स विच एंड ही सक्सीडेड इन 1994 और साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई थी, ठीक है। तो ये हमने देखा था इसमें। साथ में आपने एक दो चीज़ें और नोटिस की होगी कि इसमें हमने देखा कि जो गवर्नमेंट के पास पावर है, हम कहते हैं ना गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इलेक्शंस के थ्रू हम उनको जिता देते, तो वो पावर है, उनके पास लॉज बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट पावर भी लिमिटेड है यार। पावर लिमिटेड इस सेंस में कि उनके पास सिर्फ 5 साल है, वो 5 साल तक ही पढ़ सकते हैं, अदरवाइज क्योंकि हर 5 साल में आपको पता है इलेक्शंस होते हैं। हो सकता है कि अगर किसी को गवर्नमेंट अच्छी नहीं लगी तो 5 साल बाद वो गवर्नमेंट चेंज हो जाए, सरकार बदल जाए, ठीक है। तो वही है कि 5 साल तक ही है गवर्नमेंट के पास पावर, जो लिमिटेड है कि वो 5 साल में अगर खुश कर सकती है, अच्छी बात है, वरना हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं और वो चेंज हो सकते हैं। बट अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार 5 साल तक थोड़ी मतलब लेट्स से मेरे पास कोई ग्रीवियंसेस है, मुझे कोई कंप्लेन करनी है कि मेरे शहर में, मेरे एरिया में ये चीज़ की है, तो मैं ये थोड़ी वेट करूँगी कि मेरा सरकार चेंज होगा। मान लेते हैं कि वो सरकार जो भी करंट है वो नहीं चेंज करती है मेरे जो मैं चाहती हूँ, ठीक है, और सबके फेवर में, बट फिर भी सब मतलब नहीं कर रहे हैं वो चेंज, तो 5 साल तक वेट थोड़ी करेगी पब्लिक की यार अब डिसीजन सब हम क्या करें, ये तो सुन नहीं रहे हमारे नेता, ऐसे नहीं होता। तो लोगों के पास अलग अलग तरीके होते हैं कि इलेक्शंस नहीं हो रहे तो भी गवर्नमेंट के लिए अगर उनको कुछ स्टैंड मतलब बताना है, कुछ किसी चीज़ से अगेंस्ट है, तो वो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। कैसे करते हैं, जैसे धरनाज कर लेते हैं, धरनाज के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रैलीज़ हो गए, स्ट्राइक्स हो गए, ठीक है, कुछ सिग्नेचर कैंपेन्स हो गए, टीवी के थ्रू कर सकते हैं, न्यूज़ में आके, ठीक है, मैगजीन्स के थ्रू कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स के थ्रू कर सकते हैं। ऑल्सो कई बार लोग क्या करते हैं, सोशल मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट को अपने मैसेजेस कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। तो वही है कि जो भी लड़ाइयाँ वगैरह फिर होती है, जो भी डिफरेंसेस होते हैं, वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो हमारी कहते हैं उस हिसाब से सॉल्व करना पड़ता है। इवन पुलिस भी रिस्पॉन्सिबल है कि वायलेंस वगैरह ना हो, तो पुलिस का भी काम बन जाता है कि जो भी वायलेंस वगैरह उन सब से बचाया जाए, ठीक है।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का यही होता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए और जस्टिस होनी चाहिए। इक्वालिटी और जस्टिस दोनों ऐसे कंसेप्ट हैं जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। इक्वालिटी चाहिए तो जस्टिस भी चाहिए और जस्टिस चाहिए तो इक्वालिटी चाहिए। बट ये ध्यान रखिएगा कि जस्टिस तभी मिल पाएगी जब देश में इक्वालिटी होगी। अगर जस्टिस तो तभी मिलेगी ना जब देश में बराबरी होगी, बराबरी नहीं होगी तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, लोगों को ट्रीट करना ज़रूरी है इक्वल, कि हम बराबर माने, सो दैट इक्वालिटी और जस्टिस आए। तो ये 2 पिलर्स होते हैं डेमोक्रेसी के लिए, कि डेमोक्रेसी अगर किसी हम कंट्री को कह रहे हैं तो वहाँ पे इक्वालिटी भी होनी बहुत ज़रूरी है और जस्टिस भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर 5, पंचायती राज। अभी हमने पंचायती राज देखा था ना, लोकल गवर्नमेंट के अंदर रूरल एरियाज़ में पंचायती राज चलता है। तो हम इसके बारे में डिटेलिंग में देख लेते हैं। ये देखिए, पंचायत के बारे में हमने देखा था ना, डिस्ट्रिक्ट, इंटरमीडिएट, विलेज। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा आपको ये। देखिए, पंचायती राज की अगर मैं बात करूँ तो पंचायती राज ऐसा हो गया एक सिस्टम, जैसे कि आप ऐसे मान के चलिए स्कूल है, स्कूल में क्लासरूम्स है। अब क्लासरूम में डेकोरेशन वगैरह कुछ करना है और या कोई भी डिसीजंस लेना है तो बच्चे ही आपस में ले रहे हैं। टीचर ने कहा आप लोग आपस में डिसीजंस ले लो, मुझे मत एक मेरा कोई रोल नहीं है, आप लोग आपस में डिसाइड करेगी कौन को किसको लीडर चूज़ करना है और आपस में लीडर चूज़ करके क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बना के उस सारे डिसीजंस आप लोग ही ले लिया करें। तो इस तरीके से हुआ। तो इसी तरीके से हम लोग बोलते हैं, बट यहाँ पे गाँव की बात हो रही है, विलेजेस की बात हो रही है, जिसमें लोग जो हैं विलेजेस के जो लोग हैं वो लोग आपस में डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा लीडर कौन रहेगा गाँव का, जो भी गांव की लोकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि रोड फिक्स करने की, पानी को लेके, स्कूल्स बिल्ड करना है नहीं करने, कोई त्यौहार बनाना है नहीं बनाना, फेस्टिवल्स बनाने नहीं बनाने, वो सारी लोकल प्रॉब्लम्स गांव के लोग मिलके सॉल्व कर रहे हैं। तो उसको ही हम बोल देते हैं एक तरीके से पंचायती राज सिस्टम, जिसमें हम एक पंचायत बैठा रहे हैं और लोग डिसाइड करके एक सरपंच बना रहे हैं। ठीक है, तो वही होता है कि विलेज लेवल में एक ग्रुप हो गया, जिसको हमने ग्रुप को बोल दिया ग्राम पंचायत। ठीक है, एक ग्रुप है ग्राम पंचायत, जिसमें एक लीडर हम लोग बना देते हैं। जैसे क्लासरूम होता है ना, तो क्लासरूम की जगह यहाँ पे क्या है, ग्राम पंचायत, जिसमें एक लीडर बनेगा। लीडर को क्या बोलते हैं हम लोग, सरपंच बोलते हैं। पंचायत हो गया, पंचायत का प्रेसिडेंट, जैसे क्लास में मॉनिटर होता है इस तरीके से एक सरपंच हो गया, लीड कर रहा है जो चीज़ें। ठीक है, वही सब देखिएगा। और ये लीड से सरपंच कैसे बनेगा, जो लोग मिलकर आपस में इलेक्शंस के थ्रू डिसाइड करेंगे। अब ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किसी एक को लीडर बना देते हैं तो वो सब चीज़ें देख सकता है कि जैसे क्लास में एक मॉनिटर की क्या नीड है, जिससे कि वो सब देखे कि क्लास में सब चीज़ें हो रही है नहीं हो रही, बच्चे टाइम पे आ रहे नहीं आ रहे, टीचर्स आ रहे हैं, कोई फ्री पीरियड है तो उन चीज़ों को मैनेज करना। तो इसी तरीके से एक सरपंच बना दिया जाता है कि गांव के कोई डिसीजंस लेने हैं तो वो सारे के सारे वो ले सके। लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सरपंच को बताए और वो फिर आगे बड़ी अथॉरिटी को बताए। तो इस तरीके से पंचायत का काम होता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत मैंने आपको बताया कि एक वो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो लोगों ने चूज़ किए हैं बाय द विलेजर्स टू टेक केयर ऑफ देयर विलेज की। भाई लोगों ने मिलकर ग्राम पंचायत बनाई। ग्राम पंचायत कैसे बनती है, सरपंच और पंच को मिला के, मतलब कि लोगों ने मिलके एक ग्रुप बनाया, ग्राम पंचायत जिसको हम बोलते हैं, ग्रुप बनाया जिसमें एक सरपंच होगा, क्लास का मॉनिटर होगा और बाकी के मॉनिटर्स होंगे। जैसे होता है ना क्लास मॉनिटर होता है, फिर क्लास मॉनिटर के अंदर एक होता है न्यूज़पेपर मॉनिटर, फिर एक बना दिया जाता है हैंड राइटिंग मॉनिटर, फिर एक फाइन मॉनिटर, ऐसे अलग अलग मॉनिटर्स बनते हैं। तो वो मिला के पूरा होता है ग्राम पंचायत, जो लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है। ठीक है, सरपंच तो एक होता है और बाकी के जो होते हैं वो पंच मेंबर्स होते हैं, जिनको हम वार्ड मेंबर भी बोल देते हैं। कि हर एक वार्ड में क्या होता है, वार्ड मेंबर, जिसको हम पंच बोल देते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। तो टीम का लीडर कौन होता है, वो होता है सरपंच, और बाकी के मेंबर्स को हम पंच बोलते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं कि भाई कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, ओके। अब वही है, इसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है ग्राम सभा। इसी के अंदर हमारे पास एक टर्म आती है ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होता है, जैसे ग्राम पंचायत तो भाई एक ग्रुप हो गया जिसमें सरपंच और पंच है, बट ग्राम सभा क्या होता है, एक मीटिंग की एक जगह जहाँ पे सारे विलेजर्स आके मिलते हैं, एक मीटिंग की एक स्पॉट जहाँ पे सारे विलेजर्स आके मिलते हैं। जैसे कि एक स्कूल की असेंबली होती है, इसी तरीके से सारे लोग मिलके आके मिलते हैं। यूजुअली सारे लोग 18+ के होते हैं ग्राम सभा में, जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं कि क्या करना है नहीं करना, और ये भी चेक करते हैं कि यार ग्राम पंचायत ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही है, और क्या शिकायत है हमें, क्या क्या अच्छा है, जो भी मतलब डिसीजंस वगैरह लेने मिल बैठ के एक मीटिंग में बैठते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्राम सभा। समझ आ गई बात। इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें 3 लेवल्स होते हैं, अभी हमने देखा। ठीक है, हमने देखे ना यहाँ पे 3 लेवल्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट, इंटरमीडिएट और विलेज। तो अगर हम बात करें इसकी 3 लेवल्स की,
तो हमारे पास 3 लेवल्स हैं। एक हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर हमारे पास आ जाता है ब्लॉक लेवल, फिर हमारे पास आ जाता है एक विलेज लेवल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर मैं बात करें, पहले हम बात करते हैं विलेज लेवल की। तो विलेज लेवल पे हमने देखा यार ग्राम पंचायत है। ठीक है, लोकल लीडर्स लोकल गांव के लोग जो है लोकल लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, जो लोग सारी मिलके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं गांव को लेके, कि रोड वगैरह बनाने की, पानी को लेके, स्कूल्स वगैरह को लेके। इसमें लीडर कौन होता है? सरपंच होता है। ये तो समझ आ गया। ठीक है, जो एक या थोड़े से गाँव को देख रहा है। फिर हमारे पास आता है इससे बड़ा लेवल ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल मतलब 2-4 अलग अलग विलेजेस, मैनी विलेजेस को संभालने का। जैसे मान लेते हैं इसमें एक विलेज है, इसके अंदर क्या है, अलग अलग विलेजेस के इकट्ठा करके एक ब्लॉक लेवल बना दिया, एक ब्लॉक बन गया। ठीक है, तो ये कौन होता है? एक मैनी विलेजेस की यहाँ पे जब बात होती है। ठीक है, तो बड़े टास्क की मैनेज करेंगे, बिल्डिंग को लेके, हेल्थ सेंटर को लेके, इन सब चीज़ों के मैन। ठीक है, तो ये यानी कि ब्लॉक लेवल पे काम करते हैं, तहसील लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। फिर हमारे पास आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। ब्लॉक लेवल को हालांकि हम पंचायत समिति बोलते थे, मैंने वैसे आपको पहले बता चुका, बट फिर भी लिख लीजिए। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल को हम ज़िला परिषद बोलते हैं, जो पूरा एक ज़िला संभाल रहे, पूरी डिस्ट्रिक्ट संभाल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सारे जो ब्लॉक्स हैं, जैसे ये तो एक्स है, ये एक्स तीनों मिल गए, और फिर यहाँ पे सारे ये जो जितने भी ये हैं, इन सबको मिला के एक बड़ा वाला एक्स बन गया। मतलब बहुत सारे मिला के एक डिस्ट्रिक्ट बन गई। छोटे छोटे ब्लॉक्स को मिला के, जो छोटे छोटे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको संभाल गए, जैसे हाईवेज़ को लेके, बड़े बड़े हॉस्पिटल, स्कूल्स को लेके, वो जो पूरी डिस्ट्रिक्ट का काम संभालते हैं उनको बोलते थे ज़िला परिषद के अंदर आ जाता है। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये तरीके का हमें समझ आया कि यार पंचायती राज एक सिस्टम है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया में। ठीक है, जो लोगों को अलाउ करता है विलेज लेवल पे कि जो भी पार्टिसिपेशन करना है डिसीजन मेकिंग वगैरह में, उनमें पार्टिसिपेट करें, कि जो भी वाटर सप्लाई को लेके प्रॉब्लम्स है, रोड्स को लेके, स्कूल्स को लेके, हेल्थ सेंटर्स को लेके, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होए। ठीक है, और यहाँ पे भी मेंबर्स जो हैं पंचायत के, वो भी 5 साल में इलेक्ट होते हैं। ठीक है, और रही बात पैसा कहाँ से आता है, इनके पास पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट ग्रांट्स देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह से ग्रांट मिल गया, टैक्सेस कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इवन कई बार डोनेशंस वगैरह भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ग्राम पंचायत करते हैं, इस तरीके से इनके पास पैसा आता है। अब एक चीज़ हमने जो नहीं पढ़ी है वो ये है कि ग्राम पंचायत के अंदर भी एक सेक्रेटरी होता है। मतलब ग्राम पंचायत के अंदर हमने देखा एक सरपंच है, एक पंच है, बट इसके अलावा भी एक सेक्रेटरी होता है। वो सेक्रेटरी लोग इलेक्ट नहीं करते, बल्कि वो एक गवर्नमेंट भेजती, सरकार भेजती है ये चेक करने के लिए वो सारा काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा। मीटिंग के अंदर, मीटिंग को बुलाना, ग्राम सभा बिठाना, तो ये सारा काम कौन करता है? सेक्रेटरी होते हैं। सेक्रेटरी जो कि गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो रिकॉर्ड्स वगैरह रखते हैं कि कितनी मीटिंग्स हुई, क्या हुई, तो ये सब चीज़ों का काम इनका होता है। तो ये था हमारा पंचायती राज के बारे में। हालांकि इसके जो नोट्स है उसमें भी यही सब चीज़ें लिखी है कि ग्राम सभा क्या है, मीटिंग होना सारे एडल्ट्स का। ठीक है, पंचायत के प्रेसिडेंट के साथ शुरू होती है, और जितने भी हमारा ये जो विलेज पंचायत है, ग्राम पंचायत है, जो विलेज है, वार्ड्स में डिवाइड होता है। ठीक है, हर एक वार्ड मेंबर होगा, इसका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जिसको हम वार्ड मेंबर भी बोल देते हैं। ठीक है, आप नोट्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नोट्स नहीं है तो नोट्स के लिए आप मुझे एक बार मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कि ग्राम पंचायत के अंदर एक सेक्रेटरी भी होता है, जो सेक्रेटरी होता है ग्राम सभा का, जो गवर्नमेंट अपॉइंट करके भेजता है ये चेक करने के लिए। ठीक है, और इसमें हमें ये देखने को था एक चीज़ कि ग्राम पंचायत जो होती है वो रेगुलरली मिलते रहते हैं, डिसाइड करते रहते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेके आने हैं, क्या नहीं लाने, ये सब चीज़ें इनकी आपस में मीटिंग होती रहती है। ठीक है, और ग्राम पंचायत को कौन अप्रूव करता है? ग्राम पंचायत का जो भी काम कर रहा है वो कौन अप्रूव करेगा? ग्राम सभा अप्रूव करेगी, जिसमें ये लोग मीटिंग करते हैं कि यार सब काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये सारी काम जो होते हैं वो कौन संभालता है? ग्राम पंचायत। किसको लेके? जो भी कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रोड, ड्रेनेज, स्कूल, बिल्डिंग्स। ठीक है, टैक्सेस कलेक्ट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ये सारा का सारा काम हो गया ग्राम पंचायत का। फंड कहाँ से आता है? मैंने आपको बता दिया, टैक्सेस के थ्रू आता है, गवर्नमेंट के थ्रू, फंड के थ्रू आ गया, डोनेशन के थ्रू आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है जिसमें हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर। ये वाला चैप्टर हमारा था 5 चैप्टर था पंचायती राज। इसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 6 जो कि है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम SHO वगैरह के बारे में देखेंगे। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई होप आपको अभी तक का सब समझ आया होगा। चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में हमने कुछ चीज़ें देखी, जैसे कि हमने कुछ टर्म्स देखी कि पटवारी कौन होता है। हमने पूरी स्टोरी से समझा था कि किस तरीके से 2 लोग थे, रमेश और सुरेश, की लड़ाई हुई उनकी एक प्रॉपर्टी को लेके, रमेश की और सुरेश की प्रॉपर्टी। रमेश ने कहा कि जो
सुरेश है वो मेरी प्रॉपर्टी, मेरा थोड़ा सा लैंड का पार्ट का हिस्सा यूज़ कर रहा है। बट सुरेश ने कहा नहीं मैं तो नहीं कर रहा। इस तरीके से इनकी लड़ाई वड़ाई चली, मानने को तैयार नहीं। तो रमेश कहाँ गया, पटवारी के पास गया। अब पटवारी कौन है? पटवारी एक ऐसा इंसान होता है, ऐसे मान लीजिए आप कि वो लोग क्या करते हैं, उनके पास एक पूरा रिकॉर्ड होता है, एक पूरी बड़ी सी नोटबुक है जिसमें सारा रिकॉर्ड है कि ये ज़मीन किसकी है, कब खरीदी है, किसने रखा है, सारी चीज़ें की कौन सी फसल वो वहाँ उगाते हैं, क्या है क्या नहीं। तो ये सब चीज़ें वो रिकॉर्ड बना के रखते हैं। तो वो होते हैं पटवारी, ठीक है, जो लैंड रिकॉर्ड्स रखते हैं। तो वो वहाँ पे गया और वहाँ पे उन्होंने बोला, ठीक है। फिर हमने देखा कि ठीक है यार, पटवारी ने बोला हाँ भाई रमेश सुरेश की है, मतलब सुरेश ये तो रमेश की है, रमेश को तो। बट नहीं माना सुरेश, सुरेश को गुस्सा आ गया, सुरेश चला गया इसके पटवारी के बॉस के पास। पटवारी का बॉस कौन है? तहसीलदार है। तहसीलदार के पास चला गया, जो कि हमारे लैंड का बॉस हो गया एक तरीके से। सुरेश तब भी नहीं माना, सुरेश ने कहा नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरा है वगैरह वगैरह। फिर पुलिस, फिर क्या हुआ कि पटवारी की भी नहीं सुना, तहसीलदार की भी नहीं सुना, जो लैंड का बॉस है। फिर वो उसके ऊपर चला गया। उसके ऊपर किसके पास गया? वो कांस्टेबल के पास गया, यानी कि पुलिस स्टेशन में गया, ये बोलने की मेरी प्रॉपर्टी है, ले नहीं रहे हैं वगैरह वगैरह। तो वही है कि इस तरीके से हमने देखा कि पटवारी से जो लैंड रिकॉर्ड रखते हैं, तहसीलदार जो पटवारी का भी बॉस है, वहाँ तक गया। फिर हमने इसमें एक चीज़ देखी कि कांस्टेबल जो एकदम लोएस्ट आपके लेवल पे आ जाते हैं, लोएस्ट यानी कि लोएस्ट रैंक होती है पुलिस फोर्स में, जो लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करता है। अगर हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो किसके साथ होता है? कांस्टेबल के साथ ही होता है, ठीक है। फिर वही है कि कांस्टेबल के ऊपर एसएचओ आ जाता है। कांस्टेबल की भी नहीं सुना उसने, स्टेशन हाउस ऑफिसर बोल दीजिए, पुलिस स्टेशन का बॉस बोल दीजिए। तो ये स्टेशन हाउस ऑफिसर होते हैं, एसएचओ, ठीक है, जो सब इंस्पेक्टर की एक तरीके से रैंक होल्ड करते हैं एक तरीके से, ठीक है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि एफआईआर फाइल करना, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पुलिस के स्टाफ को सुपरवाइज़ करना, लॉ एंड ऑर्डर्स मेंटेन करना, ठीक है, बड़े बड़े जो केसेस होते हैं उसको सुपरवाइज़ करना। तो ये होता है एसएचओ का काम। तो यानी कि हमें ये समझ आया कि पटवारी का काम हो गया लैंड रिकॉर्ड्स बनाना, तहसीलदार का काम हो गया जो भी लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, ऑर्डर्स आ रहा है, उन सबको संभालना। कांस्टेबल का काम हो गया कि जो भी लड़ाई वड़ाई हो रही हो, आसपास दंगे हो रहे हो, उन सबको मेंटेन पीस करना, शांति बनाए रखना। और एसएचओ का काम हो गया बड़े बड़ी क्राइम्स वगैरह वाले केसेस को संभालना, ठीक है। तो ये चीज़ हमने इसमें पढ़ी थी पूरे चैप्टर में कि पुलिस कौन है, पुलिस का क्या काम है, कि पब्लिक ऑर्डर्स को मेंटेन करना, इन्वेस्टिगेट करना। एसएचओ के बारे में हमने देखा, पटवारी के बारे में देखा, जिसको हम विलेज रेवेन्यू ऑफिसर भी बोल देते हैं, जो लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह रखता है कि कौन ओनर है, कितना एग्रीकल्चर, इसमें कौन कौन से एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रो होते हैं, ठीक है। और पटवारी का काम है कि वो तहसीलदार को आके बताए जो भी चीज़ें हो रही है, ठीक है। तहसीलदार को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है कई कई जगहों पे, जैसे कई जगहों पे लेखपाल के नाम से जाना जाता है, कई जगहों पे कानूंगो नाम से जाना जाता है, कई जगह पे कर्मचारी बोला जाता है, कई जगह पे विलेज ऑफिसर भी बोला जाता है। तो अलग अलग नाम से तहसीलदार को बोला जाता है, ठीक है। हमारी जो पूरी अगर हम बात करें स्टेट्स हैं, इंडिया में जो स्टेट्स हैं, उस स्टेट्स ना अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड है, उनको हम तहसील बोल देते हैं, ठीक है। उसी को ही हम तहसील तालुका बोल देते हैं, तो इसलिए वहाँ पे तहसीलदार होते हैं, ठीक है। तो यानी कि हेड जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, और उनके अंडर कौन आते हैं? तहसीलदार आते हैं। हेड में हमारे एकदम डिस्ट्रिक्ट, एक पूरा डिस्ट्रिक्ट का कौन संभालेगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। फिर अलग अलग छोटे छोटे इसके अंदर ब्लॉक्स हैं, तो उसको कौन संभालेगा? तहसीलदार संभालेगा। फिर तहसीलदार फिर छोटे छोटे गाँव वगैरह को जो रिकॉर्ड्स रखता है लैंड का, वो पटवारी रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। तो तहसीलदार यानी कि रिस्पॉन्सिबल है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, और पटवारी इसको सुपरवाइज़ करने के लिए। ये काम हो जाता है तहसीलदार का। वहीं हमने देखा कांस्टेबल का काम, जो लोएस्ट रैंक रखता है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है पब्लिक का, वो इनके साथ होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमने एक हिंदू सक्सेशन एक्ट देखा था, हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो अमेंडमेंट आई थी जिसकी 2005 में, सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। हालांकि ये एक्ट 1956 का था, बट 2005 में इसमें अमेंडमेंट आई, जिसमें ये बोला गया कि अगर कोई घर में बच्चा पैदा हो रहा है, चाहे वो गर्ल पैदा हो रही हो या बॉय, जो भी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होगी वो पहले ऐसा होता था सिर्फ बॉय के हाथ में थी, उसको ही पूरा शेयर्स मिलते थे। मतलब जो प्रॉपर्टी है पूरी की पूरी बेटे के नाम होती थी। बट अब ये बोल दिया गया कि जो भी प्रॉपर्टी है वो दोनों में बटेगी, दोनों ही हकदार होंगे, ठीक है। इसमें ये बोल दिया कि को पार्टनर फॉर प्रॉपर्टी पार्टीशंस जो होते थे वो, कि भाई अगर लड़की भी पैदा हो रही है तो उसकी भी सेम राइट है एज द सन हैव, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर ये चीज़ आई थी, ठीक है। समझ आ गई बात। अब ये चैप्टर में हमने ये सब बेसिक्स देखे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम हमारा है जस्ट अ सेकेंड, या
चैप्टर 7, जैसे अभी हमने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन देखा, अब हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, जिसमें हम मेयर वगैरह देखेंगे, जो अभी हमने देखा था ना कि मेयर कौन है, म्यूनसिपल कमिश्नर कौन है, और आपका वार्ड काउंसलर कौन होता है। ठीक है, तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा समझते हैं, थोड़ा इसमें आपको डिटेलिंग में अच्छे से समझना पड़ेगा, कि हो सकता है आपको नहीं समझ आए। तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन हम समझते हैं। लेट्स से इसमें हम देखते हैं कि दो होते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, एक हो गया हमारा म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल काउंसिल आप बोल दीजिए। ठीक है, तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो बिग सिटीज़ के लिए है, जिसमें पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है, और म्यूनसिपैलिटी जो स्मॉल टाउन्स के लिए है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कौन संभालता है? मेयर संभालते हैं। ठीक है, और मैनेज कौन करता है? म्यूनसिपल कमिश्नर मैनेज करते हैं। बट वहीं म्यूनसिपैलिटी कौन हेड करता है? चेयरपर्सन हेड करते हैं। ठीक है, अब ये मेयर कौन है? देखिए, मेयर एक तरीके से इलेक्टेड हेड है, जो लोग इलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े इनिशिएटिव्स वगैरह को देखते हैं, मेजर इनिशिएटिव्स को देखते हैं, जैसे कि सिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑफिशियल इवेंट्स में। ठीक है, पॉलिसी डिस्कशंस में पार्ट कर रहे हैं। सिटीजन्स और जो एक्शंस लिए जा रहे हैं उन दोनों के बीच में एक आप बना लीजिए ब्रिज बना के रखते हैं, चीज़ों को कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हालांकि इनको हम सेरिमोनियल हेड भी बोल देते हैं। सेरिमोनियल हेड का मतलब ये हो गया एक पब्लिक फेस है। पब्लिक फेस, जो पब्लिक के सामने फेस आएगा, जो पब्लिक को फेस करेंगे, जो पब्लिक जिनको पूछेगी कि यार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, तो वो होते हैं मेयर, जिसको हम बोल देते हैं पब्लिक फेस ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, जैसे पूरी सिटी को रिप्रेजेंट करना, जैसे मेयर हो गया, चेयरपर्सन हो गया। हो सकता है कि ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये जो मेयर है, मेयर का काम यही होता है कि जैसे मेट्रो लाइन को अगर कोई मेट्रो लाइन नहीं निकालनी है तो इनॉग्रेशन कर सकते हैं वो, इवन कोई अटेंड कर सकते हैं इवेंट। बट जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं वो नहीं संभालते हैं। वो कौन संभालता है? वो एग्जीक्यूटिव हेड संभालते हैं। ठीक है, वो मेयर का काम नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करें म्यूनसिपल कमिश्नर की, तो म्यूनसिपल कमिश्नर कौन है? जैसे मेयर के बाद कौन आता है? म्यूनसिपल कमिश्नर आते हैं। कौन है म्यूनसिपल कमिश्नर? तो ये जैसे मेयर तो लीडर हो गया, समझ आ गया, बट म्यूनसिपल कमिश्नर कौन होते हैं? म्यूनसिपल कमिश्नर होते हैं जो सिटी के मैनेजर हैं, यानी कि सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं ये भी, जो अपॉइंट किए जाते हैं जो डे टू डे फंक्शनिंग के लिए और एग्जीक्यूशन के लिए। समझ आई बात? तो यानी कि ये सेरिमोनियल हेड नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव हेड है। मेयर तो हमने देखा सेरिमोनियल हेड है, ठीक है, बट म्यूनसिपल कमिश्नर क्या है? एग्जीक्यूटिव हेड है, जो सारी डे टू डे एक्टिविटीज़ वगैरह संभालते हैं, जो सीनियर IAS ऑफिसर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वार्ड काउंसिलर। ठीक है, वार्ड काउंसिलर होते हैं, जैसे हर सिटीज़ ना वार्ड्स में डिवाइड होती है, तो हर वार्ड में एक मेंबर इलेक्ट किया जाता है, लीडर इलेक्ट किया जाता है, जिसको हम वार्ड काउंसिलर बोल देते हैं। ठीक है, जो लोकल इश्यूज़ हो गए, पानी को लेकर, रोड्स को लेकर, वो सब संभालते हैं। देन इसके बाद होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कौन होते हैं? जो जैसे कि मान लीजिए किसी भी प्रॉब्लम को, हेल्थ को लेके प्रॉब्लम आई, तो ठीक है, तो हेल्थ के लिए हेल्थ का डिपार्टमेंट संभालेगा। एजुकेशन को लेके तो एजुकेशन को लेके तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जिसमें इंजीनियर्स हो गए, हेल्थ इंस्पेक्टर्स हो गए, बाकी सारे ऑफिसर्स हो गए, जो उस डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है कि मेयर होता है, मेयर के नीचे म्यूनसिपल कमिश्नर आ गए, फिर वार्ड काउंसिलर आ गए, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आ गए, जिनका सबका काम क्या है? वाटर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट, रोड ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सबको लेके संभालना। अब इनका रेवेन्यू कहाँ से आता है? पैसा कहाँ से आता है? तो पैसा तो यार सिंपल सी बात है, टैक्सेस आ गए, टैक्सेस ले लिया, प्रॉपर्टी को लेके टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया, लाइसेंस एंड ग्रांट्स हो गए, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से लाइसेंस या ग्रांट्स मिल रहे हैं कुछ, सैलरीज़ वगैरह का इनका एक्सपेंडिचर ये हो गया कि इनको सैलरीज़ वगैरह देनी पड़ती है। ठीक है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे हो गई, इवन कुछ मेंटेनेंस वगैरह करनी हो, तो ये सब चीज़ों का इनका खर्चा होता है। ठीक है, अब इसमें हमने चैप्टर में 2 टर्म्स और देखी थी, जिसमें हमने कुछ काउंसिलर और कमेटी के बारे में देखा था। काउंसिलर कौन है? वो वार्ड काउंसिलर ही है। ठीक है, जो हर एक वार्ड का इलेक्ट किया जाता है उसको वार्ड काउंसिलर कहते हैं, जो बेसिकली लोगों को एक हर वार्ड का होता है। ठीक है, तो यानी कि लोगों को जो भी दिक्कत आएगी वो सीधा अपने वार्ड मेंबर के पास जाएंगे, वार्ड काउंसिलर के पास जाएंगे, उनको रिपोर्ट करेंगे ये दिक्कत हमें आ रही है। ठीक है, इलेक्शंस के थ्रू ये इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ कमिटीज़ की, तो कमिटीज़ हो गई जिसमें काउंसिलर भी आ गया। कमिटीज़ होती हैं जो मिलके बन रही है 2-4 लोगों को, यानी कि काउंसिलर भी इसके अंदर आ जाते हैं, कुछ ऑफिशियल्स भी आ जाते हैं, और इवन कुछ एक्सपर्ट्स भी कई बार आ जाते हैं, जो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालते हैं। जैसे एजुकेशन कमेटी, जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट संभाल रहा है, हेल्थ कमेटी, फिनेंस कमेटी, इन्वायरमेंट कमेटी। ठीक है, इवन स्टैंडिंग कमेटी भी होती है। तो अगर मैं बात करूँ स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है, तो स्टैंडिंग कमेटी जो मेजर पॉलिसीज़, बजट को संभाल रही है। ठीक है, वार्ड कमेटी जो हर एक वार्ड को स्पेसिफिक इशूज़ को देख रही है। तो इस तरीके से होता है कमिटीज़ और काउंसिलर में डिफरेंस। ठीक है, कई लोगों को दिक्कत आई थी उस टाइम पे भी, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया होता क्या है। अब
ये सब तो समझ आ गया, बट हायरार्की क्या है, मतलब कन्फ्यूजन हो रही है ना, ऊपर कौन आ रहा है नीचे कौन आ रहा है। तो देखो हायरार्की अगर मैं बात करूँ सिटीज़ को लेके, जिसको हम सिटीज़ में हायरार्की क्या है, वो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम इलेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे ऊपर आ गए मेयर, जो सीनियर्स सिटीजन्स को रिपोर्ट करते हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को संभालते हैं, हेड होते हैं उसमें। फिर इसके नीचे आता है डेप्यूटी मेयर। डेप्यूटी मेयर जो अगर मेयर नहीं है तो उनके डिसीजंस वो एक्शंस लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, उनकी ड्यूटी संभालते हैं। देन वार्ड काउंसिलर होते हैं जो सीधा रिपोर्ट किसको करते हैं, मेयर को करते हैं। हर वार्ड का एक काउंसिलर होता है। तो इस तरीके से इलेक्टेड का होता है। वहीं अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव बात करूँ, जो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, हालांकि इनको तो लोग अपॉइंट कर रहे हैं, बट एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए अगर मैं बात करूँ तो कैसे कैसे होता है। सबसे ऊपर आता है म्यूनसिपल कमिश्नर, जिसको हम एग्जीक्यूटिव हेड बोलते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। म्यूनसिपल कमिश्नर जो स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं। देन डेप्यूटी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर, ठीक है, जो किनको रिपोर्ट करेंगे, ऑफ कोर्स ही पता है, म्यूनसिपल कमिश्नर को। फिर इसके अंदर डेप्यूटी हेड आते हैं। फिर इसके अंदर फील्ड स्टाफ आ गए, जैसे इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ठीक है, इंस्पेक्टर्स हो गए, जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उनके फील्ड स्टाफ हो गए। तो इस तरीके से ये इनको रिपोर्ट करते हैं, ये इनको रिपोर्ट, ये इनको रिपोर्ट, और ये किसको रिपोर्ट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर हो गए हमारे पास म्यूनसिपल कमिश्नर, डिप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर, डिप्यूटी हेड एंड देन फील्ड स्टाफ। बट अगर इलेक्टेड की बात करूँ तो मेयर, डिप्यूटी मेयर एंड वार्ड काउंसिलर। ये तो हुआ सिटीज़ की। वहीं अगर हम बात करें कि अगर स्मॉल टाउन्स है या सिटीज़ है, छोटी छोटी सिटीज़ या टाउन्स है, तो म्यूनसिपैलिटी हमने देखा था। म्यूनसिपैलिटी यानी कि हमने देखा था म्यूनसिपल काउंसिल, जिसमें हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसके नीचे कौन आता है, चेयरपर्सन आते हैं, जो म्यूनसिपल काउंसिल के हेड हो गए। फिर इसके नीचे वाइस चेयरपर्सन आ गए, ठीक है। वाइस चेयरपर्सन के नीचे काउंसिलर्स आ गए, जो हर वार्ड में होते हैं। काउंसिलर के नीचे हर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गए, जो एग्जीक्यूट करेंगे चीज़ें। और फिर डिपार्टमेंट हेड एंड स्टाफ हो गए। तो इस तरीके से ये हमारी हायरार्की होती है, ठीक है। तो पूरे चैप्टर में यही सब चीज़ें थी। आई होप आप लोगों को अभी समझ आया होगा। डिटेल में देखना है तो मैं वही बोलूँगी कि वीडियोस देख सकते हैं। बाकी इस पूरे चैप्टर में यही सब चीज़ें समझाई गई थी। तो इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है, चैप्टर नंबर हमारा 8 है, रूरल लाइवलीहुड्स। रूरल लाइवलीहुड्स, ठीक है। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें, इसमें हमने देखा था कि किस तरीके से रूरल एरियाज़ में लोगों की लाइफ है, किस तरीके से वो लोग अपना लाइफस्टाइल सस्टेन करते हैं, किस तरीके से उन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है अपने रिसोर्सेज को लेके, काफ़ी चीज़ों को लेके। और हमने देखा ज़्यादातर वो जो डिपेंडेंट रहते हैं वो किस पे रहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे, या फिर नॉन फार्म एक्टिविटीज़ जो आपकी हो गई, फिशिंग वगैरह, इन सब में काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। जिससे डेटा भी निकल के आता है कि नियरली लाइक 2/5 ऑफ ऑल द रूरल फैमिलीज़ आर एग्रीकल्चर लेबरर्स इन आर कंट्री। हर 5 में से 2 फैमिली है ऐसी जो एग्रीकल्चर लेबरर्स है आज भी हमारी कंट्री में है। और फार्मर्स को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है वो है डेट ट्रैप। हमने पढ़ा था ना कि एक लोन को पूरा करने के लिए वो लोग दूसरा लोन ले लेते हैं, दूसरे लोन को पूरा करने के तीसरा लोन, जिस वजह से वो लोग डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। क्यों लेते हैं वो एक लोन को पूरा करने के लिए दूसरा लोन क्यों लेते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्रॉप फेल हो जाता है, कई बार मान लो बारिश नहीं आई, कई बार पेस्ट अटैक हो गया तो उनके क्रॉप फेल हो गए। उस वजह से उनको पहला लोन जो चुकाना था उसके लिए वो दूसरा लोन ले लेते हैं कि यार पहले नहीं तो कोई नहीं, दूसरा लोन ले लेते हैं, हो सकता है फसल सही हो जाए। फिर से वही दिक्कत आ गई तो वो साइकिल बन जाती है, जिस वजह से वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं कि उनसे एक भी लोन नहीं पे कर पा रहा। एक लोन को पे करने के लिए उनके पास 1000 लोन्स का डेट आ गया, ठीक है। हमने ये देखा कि इंडिया में आधे से ज़्यादा लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके पास लैंड नहीं है, ठीक है, और कुछ है तो उनके पास बहुत ज़्यादा एक स्मॉल प्लॉट है, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें देखने को मिली। और इवन जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनके पास इतनी उसमें आप ऐसे कह दीजिए प्रोडक्शन हो ही नहीं पाती क्रॉप्स की कि वो मार्केट में जाके बेच पाए। वो उनको इतना होता है कि वो सफिशिएंट है खुद के लिए ही, मतलब सेल्फ सफिशिएंट भी नहीं हो पाता कई बार, तो इवन कि खुद की नीड्स पूरी हो जाए वही बहुत है। इतना तो है कि वो मार्केट में जाके बेच ही नहीं सकते क्योंकि बस इतना छोटा लैंड है, ठीक है। कम से कम 80% फार्मर्स हैं हमारे जिनके पास ऐसा है जो छोटे छोटे लैंड है। बट कुछ 20% जो लोग ऐसे हैं जिनके पास इतने बड़े बड़े लैंड है कि इवन वो क्या करते हैं, खुद की सेल्फ कंजम्पशन के अलावा भी मार्केट में जाके ईजिली बेच लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स उठा लेते हैं। बहुत सारे बिजनेसेस वगैरह भी वो लोग चला लेते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा रिच हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पुअर फार्मर्स तो बेचारे पुअर रह जाते हैं और रिच फार्मर्स और रिच होते रहते हैं, ठीक है। अब सिर्फ फार्मिंग पे भरोसा करके बैठेंगे तो नहीं चल सकते, तो फार्मिंग के अलावा वो लोग और भी चीज़ें करते हैं, जैसे कुछ आपका डेयरी प्रोड्यूस हो गए, फिशिंग्स हो गई, एनिमल हस्बेंड्रीज हो गई, ये सब चीज़ें भी वो लोग करते हैं, ठीक है। तो इंडिया के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ रूरल एरियाज़ में, जिसमें लोग सिर्फ फार्मिंग के अलावा भी और भी चीज़ें से
सस्टेन करने के लिए रहते हैं। जैसे फॉरेस्ट से कुछ कलेक्शंस कर लिए, जैसे माहुआ कलेक्ट कर लिया, टेंडर लीव्स कर ली कलेक्ट, तेंदू लीव्स कलेक्ट कर ली, हनी कलेक्ट कर लिया, जिससे कि उसको मार्केट में जाके बेच सके और थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट कर सके। ठीक है, इवन लोग तो मिल्क भी सेल करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ इनकम फॉर सम फैमिलीज़। तो इस तरीके का हमने देखा कि यार बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको इनको मेहनत करनी पड़ती है। इवन अगर फार्मिंग कर रहे हैं तो सोइंग करना, वीडिंग करना, हार्वेस्ट करना, ठीक है, तो इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। वहीं हमने अगले चैप्टर में अर्बन लाइवलीहुड देखा कि अर्बन लाइफस्टाइल कैसा है। बट उसके अलावा इसमें हमने एक कम्युनिटी के बारे में पढ़ा था, चाकेसंग कम्युनिटी, जो कि नागालैंड डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती है। ये भी एक थोड़ा सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर में हमने अर्बन लाइवलीहुड देखा। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट चैप्टर में रूरल के बारे में देखा कि रूरल लाइफस्टाइल कितना डिफरेंट है, सिटीज़ में कैसे लोग कहाँ कैसे कैसे क्या क्या चीज़ों में कैसे सस्टेन कर रहे हैं। ठीक है, कैसे लाइफ डिफरेंट है रूरल और सिटीज़ वाले लोगों की। तो अर्बन लाइवलीहुड में हमने ये देखा कि स्ट्रीट वर्कर्स बहुत है इंडियन स्ट्रीट्स में, मतलब इंडिया के अंदर स्ट्रीट वर्कर्स बहुत ज़्यादा है। 82% इंडियन वर्कफोर्स ऐसे हैं जो स्ट्रीट वर्कर्स हैं, आज भी जो ठेला लगा के बेच रहे हैं या स्ट्रीट पे सामान लगा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट देयर आर 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स इन द कंट्री विच इज़ वर्किंग इन अर्बन एरियाज़। ठीक है, 1 करोड़ ऐसे लोग आज भी हैं जो अर्बन एरियाज़ में स्ट्रीट लगा रहे हैं। हॉकिंग जोन हमने इससे रिलेटेड टर्म पढ़ी। हॉकिंग जोन क्या होता है, जिसमें कि एक एरिया डिफाइन कर दिया गया कि यार ये हॉकर्स के लिए है, ये लोग अपने यहाँ स्टॉल्स लगा सकते हैं, गवर्नमेंट ने लीगल कर रखा है। इट रेफर्स टू डेजिग्नेटेड एरिया विद इन सिटीज़ और टाउन्स में, जिसमें गवर्नमेंट ने लीगल कर दिया कि हाँ ये लोग ऑपरेट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि स्ट्रीट वेंडर्स को बेचारों को सब कुछ खुद करना पड़ता है, उनका खुद का बिजनेस है, उनको खुद प्लान करना पड़ता है कि यार कितना बेचना है, कितना ख़रीदना है, कहाँ कहाँ बेचना है। तो इनका इस तरीके से रहता है। और इवन इनकी कोई एक परमानेंट शॉप नहीं है, टेम्पररी है, क्योंकि ठेला है ना, कहीं भी लेके जा सकते हैं। वहीं अगर हमने देखा दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास दुकानें होती है, शोरूम्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, और वो लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं, दुकानें संभाल रहे हैं। उनकी जॉब, उनकी जो दुकान है वो परमानेंट है, ठीक है, परमानेंट होती है। और इवन वो खुद काम नहीं करते। कई बार तो ऐसा होता है लोग हायर कर रहे हैं, जैसे आप बोलते हैं ना असिस्टेंट्स के लिए लोग हायर करते हैं दुकान में कि काम संभाल लें, क्योंकि बड़े बड़े लोग संभाल नहीं पाते। अगर जब हमारा अपना ऑफिस कोई बड़ा हो जाता है, अपनी कोई दुकान बड़ी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं लोगों को हायर करना पड़ता है। बट हॉकिंग जोन के अंदर हमने देखा, हॉकर्स में हमने देखा कि उनको खुद ही काम करना पड़ता है। इन लोगों के पास परमानेंट शॉप्स होती है, इनको लाइसेंस मिल जाता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू कि हाँ काम कर सकते हैं। इवन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इनको एक दिन का वीक ऑफ भी देती है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हमने देखी कि किस तरीके से यार फॉर्मल मार्केट है और किस तरीके से इनफॉर्मल मार्केट है। ठीक है, उसके अंदर हमें एक टर्म और देखने को मिली, लेबर चौक, कि लेबर चौक जहाँ पे लेबर्स सुबह सुबह आके बैठ जाते हैं कि कुछ एम्प्लॉयमेंट मिल जाए कैजुअल बेसिस पे, जैसे कारपेंटिंग का काम मिल जाए, पेंटिंग का काम मिल जाए। ठीक है, तो इंडिया के अंदर ये बहुत कॉमन है। पेंटर्स, प्लम्बर्स, हेल्पर्स क्या होते हैं, एक चौक बना हुआ होता है हर जगह। आप देखना अपने पापा से आप पूछना कभी, लेबर चौक जहाँ पे लेबर्स वगैरह बैठे हों दिहाड़ी बेसिस पे जो काम करते हैं। ठीक है, तो इंडियन सिटीज़ में ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, ये देखने को मिलता है। कैजुअल वर्कर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कैजुअल वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जिनके पास एक परमानेंट जॉब नहीं है, शॉर्ट टर्म बेसिस पे जॉब मिलती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मिल रही है। मान लीजिए मेरे को घर बनवाना है, मैंने एक हायर कर लिया किसी बंदे को, लोकल बंदे लेबर चौक से, कि आप आइए मेरा घर बना जाइए, तो एक टेम्प्रेरी बेसिस पे हो गया। ठीक है, उनका ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, उनका काम खत्म हो गया, अब दूसरा मिलने तक इनको वेट करना पड़ेगा। इन लोगों के पास कोई सोशल बेनिफिट नहीं है, ठीक है, इनको बेनिफिट वगैरह नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, कोई जॉब कंसिस्टेंसी नहीं है कि भाई लंबे समय तक हो। तो ये ज़्यादातर हमें कैजुअल वर्कर्स कौन कौन से सेक्टर्स में देखने को मिलता है, जैसे कंस्ट्रक्शन वाले मैंने अभी आपको बताया, एग्रीकल्चर में होता है, सीजनल काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है। तो इन सब चीज़ों में देखने को मिलते हैं कैजुअल वर्कर्स हमें ज़्यादातर। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी की कमी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, सोशल बेनिफिट्स नहीं है, इवन इनको जो पैसा मिल रहा है वो भी डेली बेसिस में मिल रहा है, कैश में ले लेते हैं लोग, दिहाड़ी के पे काम करते हैं ना, क्योंकि इनको इसी से ही खर्चा चलाना होता है। ठीक है, उसके अलावा हमने इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ी, कॉल सेंटर के बारे में। कॉल सेंटर के बारे में हमने देखा कि कॉल सेंटर क्या था। कॉल सेंटर एक ऐसा ऑफिस है जहाँ पे कंज्यूमर्स की ग्रीवेंसेस को सुना जाता है। कंज्यूमर्स फ़ोन कर रहे हैं तो कॉल उठा के कंज्यूमर्स के ग्रीवेंसेस को सुना जा रहा है, कोई भी सर्विस से रिलेटेड, बैंकिंग हो, टिकट बुकिंग हो, कुछ भी चीज़ हो, जिसमें लोग बैठे हैं, उनके पास मोबाइल फ़ोन है, टेलीफोन है, कंप्यूटर है, ठीक है, एक स्टेशन है, सुपरवाइजर स्टेशन, जिसमें वो सब चीज़ें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कंज्यूमर्स की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, बैंगलोर वगैरह में हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने एक टर्म भी देखी थी, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, अगर आप लोगों को याद हो तो। यार देखो, सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है ना, अगर हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग के बारे में देखें तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग होता है, आजकल क्या करते हैं ना, गवर्नमेंट क्या करती है काम, गवर्नमेंट क्या करती है ना कि सारा काम खुद नहीं करती, कुछ काम आउटसोर्स करके हायर कर लेती है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को कि ये काम आप संभाल लो। जैसे कि
आप देखोगे इंदौर जो है, इंदौर अभी आप मानेंगे क्लीनेस्ट सिटीज़ के अंदर आता है। तो इंदौर में भी यही हुआ कि इंदौर की सरकार ने क्या किया कि यार हायर कर लिया प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को कि हमारी सिटी को क्लीन करना है। तो इस तरीके से जैसे बैंगलोर में स्ट्रीट लाइट को लेके बेंगलुरु म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उन्होंने आउटसोर्स कर दिया स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस के लिए कि यार प्राइवेट फर्म्स को दे देते हैं, वो लोग अच्छे से कभी भी कोई लाइट वगैरह ख़राब होंगी तो उसको रिपेयर वगैरह कर देंगे, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट के काम इतने फास्ट नहीं होते हैं। तो आजकल सब कॉन्ट्रैक्टिंग चलती है, मतलब कि हायर करना प्राइवेट कंपनीज़ को, इंडिविजुअल्स को, ठीक है, टू परफॉर्म दी स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, इससे क्या होता है, एक्सपर्टाइज आ जाती है, एफिशिएंसी होती है, क्योंकि उन लोगों को ये काम करने की एफिशिएंसी होती है। इवन कई बार तो सस्ता भी पड़ता है, बहुत चीपर होता है। अगर गवर्नमेंट के पास अगर स्टाफ्स नहीं है तो यहाँ पे हायर करके वो वाली कमी भी पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से सब कॉन्ट्रैक्टिंग के बारे में हमने थोड़ा सा कंसेप्ट देखा था। ठीक है, उसके अलावा हमारा, हालांकि ये पूरा कंप्लीट होता है, यही हमारा चैप्टर का पार्ट था, यही सब चीज़ें हमारी थी, बट हमने एक प्रो लीप सीरीज़ में एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने एग्रीकल्चरल सीजन्स पढ़े थे। ठीक है, तो वो एक बार हम, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनके लिए हम एक बार ये देख लेते हैं कि इंडिया के एग्रीकल्चर सीजन्स के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि 3 तरीके के सीजन्स एग्रीकल्चर सीजन्स हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 सीजन्स देखे थे? खारिफ, राबी, ज़ैद सीज़न। ठीक है, खारिफ, राबी और ज़ैद सीज़न। अब इसमें अगर हम देखें तो यार देखो, हमने ऐसे पढ़ा था कि अगर आपको याद करने का तरीका बताऊं तो देखो, ज़ैद सीज़न की अगर हम बात करें तो इसका टाइम पीरियड होता है मार्च से जून। ठीक है, आपका फाइनेंशियल ईयर एक तरीके से अप्रैल से शुरू होता है, वैसे मान लो मार्च से जून आपका ज़ैद सीज़न चला। उसके बाद खारिफ का सीज़न आ जाएगा जून से लेके कब तक आएगा? अक्टूबर तक। ठीक है, देन राबी आ जाएगा अक्टूबर से लेके मार्च तक। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये इनका सीज़न होता है, ये होता है हमारा टाइम पीरियड, जिसमें खारिफ सीज़न चल रहा हो, राबी हो, ज़ैद सीज़न हो। ठीक है, वहीं अगर मैं सोइंग की बात करूँ कि सोइंग सीड्स कब हम लोग डालते हैं, फसल कब डलती है, तो इसमें हम देखते हैं शुरू के महीने में डलेगी। ऑफकोर्स वैसे अगर जून से अक्टूबर का पीरियड है तो कब शुरू में ही तो डलेगी, तो जून और जुलाई तक क्या होता है, सोइंग की जा रही है। यहाँ पे अगर हम सोइंग की बात करें तो ऑफकोर्स ये बात है अक्टूबर नवंबर हो गया आपका। ठीक है, वहीं अगर हम इसकी बात करें तो मार्च अप्रैल हो गया, तो ये हमारा होता है सोइंग पीरियड। हार्वेस्ट कब होगी? ये हो गया हमारा सोइंग। हार्वेस्टिंग होगी लास्ट में, होगी मंथ के एंड में, राइट। तो ये हो गया हमारा सितंबर अक्टूबर। इसमें हमारा क्या होएगा, हार्वेस्टिंग मार्च अप्रैल। ठीक है, वहीं इसमें क्या होगी हमारी हार्वेस्टिंग कब होगी? जून जुलाई वाला, मतलब सॉरी जून वाला हो गया आपका। ठीक है, तो ये हो गया हार्वेस्टिंग का पीरियड। ठीक है, इसके बाद अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो यहाँ पे जो क्रॉप्स होते हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे क्रॉप्स को हाई रेनफॉल की ज़रूरत है, पानी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि जो क्रॉप्स यहाँ उगते हैं उसमें पानी को ज़रूरत पड़ती है, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा वाटर डिपेंडेंस नहीं है, मॉडरेट वाटर डिपेंडेंस है, पानी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ज़ैद सीज़न में भी, ज़ैद वाले जो क्रॉप्स है उसमें भी हाई वाटर डिपेंडेंस है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि क्रॉप्स कौन कौन से हैं। तो यहीं अगर मैं बात करूँ खारिफ में, तो राइस हो गया, ज्वार हो गया, ठीक है, मेज़ हो गया, बाजरा हो गया, सोया हो गया, कॉटन हो गए, ग्राउंड नट्स हो गए, ठीक है, पल्सेस हो गए, शुगर केन हो गए, सारे के सारे यहाँ पे हो गए हमारे खारिफ सीज़न के क्रॉप्स। वहीं अगर मैं बात करूँ आपका राबी सीज़न का, तो वीट है, बार्ले है, मस्टर्ड है, पीज़ है। ठीक है, मस्टर्ड, पीज़ हो गए, ग्राम चना हो गए आपके। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें ज़ैद सीज़न के, तो ज़ैद सीज़न में क्या क्या आ गए, वाटरमेलन हो गए, आपको पता है वाटरमेलन में बहुत पानी होता है, चाहिए होता है। मस्क मेलन हो गए, ठीक है, उसके बाद कुकुम्बर हो गए, कुछ फूडर क्रॉप्स हो गए, मूंग दाल हो गई। तो ये तरीके के हैं जो यहाँ पे उगते हैं क्रॉप्स। ठीक है, इस सीजन्स में। अब वही है कि ये अच्छा, इनको गुड मानसून चाहिए, खारिफ में गुड मानसून रेंज चाहिए, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स एंड कोस्टल रीजन्स में आते हैं। वहीं अगर मैं राबी की बात करूँ तो उसमें भी अच्छा पानी चाहिए, नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया में बनता है, क्योंकि वहाँ पे कूलर इन्वायरमेंट रहता है, थोड़ा इरीगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होती है। बट वहीं अगर हम इसकी बात करें तो इसको वार्म और ड्राई वेदर चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देखा था। और हमने इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ और पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था टेरेस कल्टीवेशन के बारे में, कि आजकल एक टेरेस कल्टीवेशन जैसा भी चल रहा है, जिसमें क्या होता है, सीढ़ियों जैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। उससे ये फ़ायदा होता है कि देखो, एक तो सीढ़ियों जैसा बना हुआ है, बारिश आएगी तो पानी हर जगह रिटेन कर लेगा, वो पानी यहाँ रुक जाएगा, ऐसे बहेगा नहीं।
तो काफ़ी अच्छा फसल को पानी मिल जाता है। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जहाँ पे लैंड को लेवल किया जाता है इनटू स्टेप लाइक प्लेटफॉर्म, ठीक है। हिली एरियाज़ में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पे आपको पता है स्लोप ट्रेन होती है, काफ़ी स्लोप जो होता है वो स्लांट होती है ना, तो उस तरीके से ऐसे बनाया जाता है, ठीक है, कि सॉइल इरोजन्स प्रिवेंट होए, पानी को वो रिटेन कर सके। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये एक तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी एक अच्छा तरीका है कि किस तरीके से पानी रिटेन हो रहा है। दूसरी चीज़ लेबर इंटेंसिव है, काफ़ी लेबर का काफ़ी काम है, तो ये लोग टेक्नोलॉजी वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। ये भी एक मतलब नेगेटिव आप इसका एक चैलेंज बोल दीजिए कि इतनी ज़्यादा मैकेनाइजेशन नहीं है। बट ये सबसे ज़्यादा इसकी ये भी प्रॉब्लम है कि यार बारिश पे डिपेंडेंट है, राइट। इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए क्योंकि लेबर बहुत चाहिए। सॉइल की डिग्रेडेशन हो सकता है क्योंकि अगर ढंग से सॉइल्स वगैरह पानी वगैरह को नहीं गया फसल वगैरह को तो न्यूट्रिएंट का लॉस हो सकता है। बट फ़ायदा ये है कि पानी रिटेन होता है, लैंड का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा है, अलग अलग तरीके की हम फसल उगा सकते हैं, अलग अलग डाइवर्स क्रॉपिंग हो सकती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ इंडिया में ये रीजन्स कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो देखिए हिमालयन रीजन्स में, हिमालयन रीजन्स जैसे कि आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा साइड में आप आओगे, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हिमालयन हो गए बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मेघालय, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम और नागालैंड, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है वेस्टर्न घाट्स, केरला और कर्नाटका इसमें आ गया हमारा, ठीक है, केरला, कर्नाटका। देन हमारे पास ईस्टर्न साइड आ गया, हम ऐसे चले ना, हिमालय, हिमाचल प्रदेश, यूके, जम्मू कश्मीर, फिर नॉर्थ ईस्टर्न में मेघालय, मिज़ोरम और नागालैंड, फिर वेस्टर्न घाट्स की तरफ केरला, कर्नाटका, फिर थोड़ा ईस्ट की साइड हम आ गए, तो ईस्टर्न की साइड हमारा वेस्ट बंगाल, ओ सॉरी ईस्ट इधर ही है, वेस्ट बंगाल और सिक्किम हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल और सिक्किम हो गया। कौन कौन से क्रॉप्स उगते हैं, तो कोई हिमालयन रीजन में आपका हो गया जैसे वीट हो गए, राइस हो गए, मेज़ हो गए, बार्ले, मिलेट, ये सब हो गया ज़्यादातर। नॉर्थ ईस्ट मेघालय और आपका मिज़ोरम और नागालैंड में ज़्यादातर राइस, टी हो गई, हॉर्टिकल्चर, ऑरेंजेस वगैरह हो गए जैसे कि पाइनएप्पल्स हो गए। वेस्टर्न घाट्स केरला, कर्नाटक में आपको मिलेगा स्पाइसेस, कॉफ़ी, रबड़ वगैरह बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये तरीके की चीज़ें हैं, ये हमने टेरेस कल्टीवेशन में पढ़ा था, ठीक है। तो ये सारा जो एक्स्ट्रा पार्ट मैंने अभी बताया, कोई टेरेस कल्टीवेशन वगैरह, ये सब हम लोग प्रोलीप सीरीज़ में पढ़ते हैं, जो कि हमारी सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे ही मिलती है। टेलीग्राम का ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, वैसे तो लिंक हम कमेंट सेक्शन में देंगे, डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको वहाँ से नहीं मिलती है तो आप व्हाट्सअप करके भी मांग सकते हैं कि प्रोलीप सीरीज़ की लिंक चाहिए, जिसमें आप ये एक्स्ट्रा चीज़ें अच्छे से डिटेल के साथ समझ सकते हैं, और इवन इसमें नोट्स भी शेयर करे हुए हैं, ठीक है। और हमने कुछ वाटर डिस्प्यूट्स भी पढ़े थे, जिसमें हमने रवि ब्यास रिवर, कृष्णा रिवर, नर्मदा हो गया, आपका भमसाधना रिवर हो गई, महादई रिवर डिस्प्यूट हो गया, नदी वाटर डिस्प्यूट हो गया, ये सब भी पढ़े थे। ये सब हालांकि प्रोलीप में डिस्कस हैं, तो इसको मैं आपको दोबारा नहीं करा रही, इसको आप उसमें से रिवाइज़ कर सकते हैं। बहुत छोटा सा था, बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको पढ़ा था। तो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। इस सीरीज़ में अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसमें ज़रूर कमेंट करिएगा। दूसरी चीज़, अगर आपको ये नोट्स वगैरह चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और अगर आप अभी तक 2027-28 वाले ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, सेम नंबर पे आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।